सो हेलो बच्चों, वेलकम इन मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री चैनल। सो आई होप कि आप सब लगातार वीडियो देख ही रहे हैं। सो नाउ द टुडेज टॉपिक इज क्रैश कोर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पार्ट, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कल रिलीज कर चुका हूँ। पूरे 12 दिन का ये है। 12 डेज में हम ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के सारे अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें आपको आईआईटी मेंस के बहुत आईआईटी मेंस में काफ़ी आपको अच्छा हेल्प मिल जाएगा केमिस्ट्री सेक्शन में। ठीक है, नाउ सो 15 ग्रुप में हमने लास्ट वाले वीडियो में 15 ग्रुप में मतलब नाइट्रोजन से लेकर रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती थी जो आईआईटी मेंस में आ सकती हैं, वो सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। बेटा उससे बाहर आप पढ़ के मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, जब आपका पेपर होगा तब खुद भी अपनी चीज़ों को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक अनाउंसमेंट आज और भी कर देना, जैसे कि आज हमारा नीट के पेपर का डेट अनाउंस हो चुका है 12 सितंबर। सो 12 सितंबर को हमारा नीट का पेपर है, यूजी का यानी अंडर ग्रेजुएट का। सो नीट के लिए भी क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं विद इन 2 डेज़ के अंदर। तो जो नीट के बच्चे हैं, जो अभी जेई वाले जो क्रैश कोर्स देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपके कोई दोस्त हो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। उनका भी हम लोग बैच 2 दिन के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स को लेकर। ठीक है, हालांकि उनमें टाइम ज़्यादा है तो हो सकता है उनमें थोड़ा मैं डिटेलिंग में चला जाऊँ। नाउ लेट्स सी। सो फिलहाल हमारा आज का टॉपिक ये है, यानी कि हम नाइट्रोजन पूरा कवर कर चुके हैं 15 ग्रुप में। 15 में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस आता है। ठीक है, तो फास्फोरस में क्या क्या आता है? तो फास्फोरस में बेटा आपको पढ़ना होता है P4। दिस P4 इज कॉल्ड द येलो फास्फोरस। ठीक है, सो येलो फास्फोरस या येलो फास्फोरस, इसी को बेटा व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा जानना होता है 2P2 के बारे में, विच इज कॉल्ड रेड फास्फोरस। एंड इसके बाद बेटा फास्फोरस का कंपाउंड है PH3, ये जानना होता है। ठीक है, और इसके साथ भी मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें और भी आपको बता दूंगा, ताकि 15 पूरा दी एंड हो जाए, काम खत्म। फिर 16, 17, 18 आज हम लोग खत्म कर लेंगे। नाउ लेट्स सी। देखो, जब आप बात करते हो ना 15, 16, 17 ग्रुप की, तो 15 ग्रुप के बारे में तो मैंने आपको कल शॉर्ट ट्रिक दे दिया, और मैंने आपको जो कल शॉर्ट ट्रिक दिए है ना, वो आप पूरी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी भी चैप्टर में लगा देना, हर जगह वैलिड है वो। ठीक है, और आपको मजा भी आया होगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट वन। देखो, अगले की बात करें अगर हम, तो ये जो हमारे पास ये जो P4 है, ठीक है, येलो फास्फोरस। देखो पहली बात तो समझो, ये येलो या वाइट दोनों नाम से जाना जाता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, येलो होने के पीछे रीज़न इसका सिंपल सा है कि येलो ये इसलिए बाय नेचर, और अगर इसके ऊपर लाइट गिर जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए व्हाइट कलर में चमकने लगता है, तो इसको व्हाइट बोल देते हैं। सो येलो और व्हाइट आप किस केस में बोलो, ध्यान रखिएगा। अगर डार्क रूम के अंदर है तो येलो होगा, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में आ गया तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये व्हाइट हो जाता है। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज, ये बनता कैसे है सर? देखो, इसको बनाने के बहुत सारे मेथड है, एक रिटॉर्ट प्रोसेस है और एक मॉडर्न प्रोसेस है। तो बेसिकली पुराने मेथड जो होते हैं तो अभी एग्जाम में आते भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इसका मॉडर्न प्रोसेस की, तो मॉडर्न प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है CA3PO4 का होल्ड है, ये आपकी हड्डियों की राख होती है ना, बोन की ऐश इनको कहा जाता है। तो हड्डियों की राख को बेटा ले करके मैंने उसको मिला दिया SiO2 यानी कि सैंड में, यानी बालू में। तो हड्डियों की राख यानी बोन ऐश को लेकर के मैं अगर SiO2 में डालूँ, तो बेटा ये रिएक्ट होकर के हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाता है CaSiO3। ठीक है, ये एक इंप्योरिटी के फॉर्म में बेटा बाहर हो जाएगा, और प्लस हमें मिल जाएगा हमारे मतलब का चीज P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। नाउ दिस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड रिएक्ट विद द, किसके साथ करा दे बताओ रिएक्शन? कार्बन के साथ, यानी कोक के साथ। तो बेटा कोक के साथ कराएंगे तो कोक हमारा ऑक्सीजन लेके बाहर निकलेगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, बेटा P4 हमारा बाहर आ गया। ये देखिए, सो दिस इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज येलो फास्फोरस मेथड या व्हाइट फास्फोरस फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, सो ये मेथड याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हड्डियों की राख और बालू, ये 2 चीज़ों को मिलाया जाता है। ये मैंने ऐसा तरीका बता दिया कि आप डेली लाइफ में ये सब चीज़ें बोलते भी रहते हो, बालू हड्डियों की राख मिला दो, तो ये चीज़ें हमने बना दी। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर येलो फास्फोरस बन गया, अब इसके बाद क्या करना है? तो देखो, येलो फास्फोरस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो ये सब बताने का कोई फायदा नहीं, सब कहीं कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, आप बेटा स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप आईआईटी के एग्जाम में जा रहे हो, तो आप मेल्टिंग पॉइंट आपसे ना पूछेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि P4 से रिलेटेड सर क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि ये P4 है। वाई सर इट इज अ P4? बिकॉज यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है फास्फोरस के, वो 4 एटम जो होते हैं आपस में कंज्यूम फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे सर? तो जब इनका एक्सरे ऑब्जर्वेशन किया गया बेटा, तो इनका स्ट्रक्चर जो तुम्हें दिखाई देता है वो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर इनका दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है बताओ? 5 होती है, तो 3 बॉन्ड बन चुका है। देखो 1 2 3 बॉन्ड बन चुका, यानी एक पेयर यहाँ होगा बेटा। ठीक है, तो एक पेयर में ये दिखा रहा हूँ, एक पेयर यहाँ दिखा रहा हूँ, एक पेयर बेटा यहाँ दिखा रहा हूँ, एक पेयर बेटा यहाँ दिखा रहा हूँ। यू नो दैट कि यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर लोन पेयर पर रिपल्सन आ रहा है, यहाँ भी लोन पेयर पर रिपल्सन आ रहा है, लोन पेयर रिपल्सन आ रहा है, लोन पेयर रिपल्सन आ रहा है। डन। इसके अलावा आप एक चीज़ गौर करो बेटा, ये देखो बॉन्ड पेयर है, और ये भी देखो बेटा बॉन्ड पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं,
तो बेटा बॉन्ड पेयर में मेरी इलेक्ट्रॉन तो है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज़्यादा होता है, ये बात सही है, लेकिन बॉन्ड पेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन यानी रिपल्सन होगा, तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये वाइब्रेट फॉर्म में रहते हैं, मतलब बहुत तेजी से टूट सकते हैं, अगर इनको नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाए तो टूट जाएंगे। इसीलिए येलो फास्फोरस इतना खतरनाक होता है कि अगर इनको हवा हल्की से भी एयर मिल गया ना तो ये तुरंत जलने लग जाता है, ठीक है। इसलिए बेटा इनको पानी के अंदर रखते हैं, जनरली आप ओपन एयर में इसको कभी रख नहीं सकते, बहुत खतरनाक है। तो वाई रीजन इज क्लियर। तो इसका मतलब सर ये बहुत ज़्यादा क्या है, हाईली अनस्टेबल है। डन। और सबसे बड़ी बात कि भैया इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा, तो होता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ईच बॉन्ड एंगल इन द P4 इज 60 डिग्री एज वेल एज द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, एंड व्हाई इट इज अ मोर अनस्टेबल, बिकॉज द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इतना बताने के लिए आपको काफी है कि जब भी आप P4 की रिएक्शंस कराओगे तो रिमेंबर दैट कि आप इनर्ट एटमॉस्फेयर लेना मत भूलना, ठीक है। इनर्ट एटमॉस्फेयर इसलिए ले लेना भूलना क्योंकि अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर अगर आपने ले लिया, मतलब अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर अगर आपने नहीं लिया तो वहाँ ऑक्सीजन मिलेगा उसको पक्का, और ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। तो इसकी रिएक्शन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप चारों तरफ अपने इनर्ट एटमॉस्फेयर रखिए ताकि ऑक्सीजन इसको मिल ना पाए, ठीक है। अब तुम जानबूझ के ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कराना चाहते हो, तो सपोज तुम अगर इसको रिएक्शन कराना चाहते हो ऑक्सीजन से, तो देखो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाके स्टेबल होना चाहता है, तो बेटा ये जाके बना देगा P2O5। ये देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन में 5 आ गया, ठीक है। और ये मैंने कल ही आपको सिखा दिया था कि पहले लेक्चर में कि बेटा किसी का मिनिमम या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते, इसका ट्रिक दिया था मैंने आपको। तो पहला वाला वीडियो देखिएगा, तब यहाँ पर आइएगा कंटिन्यू, बिल्कुल आप देखते रहिए वीडियो को। 20 दिन में केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन। नाउ देखो आगे बढ़ते हैं। तो P4 की कहानी मैंने आपको समझा दी, ठीक है, क्योंकि बनता कैसे है, अनस्टेबल क्यों होता है, एवरीथिंग। नाउ द क्वेश्चन इज P4 की रिएक्शन एग्जाम में आती है क्या, नहीं आती है। P4 की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके साथ है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए P4 जो सबसे खतरनाक रिएक्शन शो करता है वो कौन सा है। अब आपको पता है कि P4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन से कराओगे तो क्या होगा, ठीक है, क्लोरीन से कराओगे तो क्या होगा। अरे फास्फोरस की वैलेंसी 5 है यार, तो 5 क्लोरीन जोड़ लेगा। कोई भी हाइड्रोजन ले लो, 5 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो उसकी रिएक्शन पूछेगा नहीं कोई आपसे। और फिर बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होना चाहता है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में घुस गया ना तो रिएक्शन काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखिए इधर, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है सर, P4 की रिएक्शन कराई जाए बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दिस वन इज अ वेरी वेरी गुड रिएक्शन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिमेंबर दैट। इससे क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं, हर साल आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने करा दिया सर, क्या करें, तो बेटा मैंने बोला था ना इनर्ट एटमॉस्फेयर लेना मत भूलना। तो पता चला इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं लिया तुमने, तो वहाँ अगर ऑक्सीजन होगा तो वो इससे रिएक्शन कर जाएगा, तो ये दोनों वहाँ क्या करेंगे बैठ करके, कोई फायदा नहीं हुआ। अब बेटा ये जब कंबाइंड होते हैं आपस में तो बनाते हैं ये PH3 और बेटा बन जाता है Na_H2PO2, ठीक है। इसको कहा जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या बोलते हैं इसको बताओ, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और पता है तुमको जब एग्जाम देने जा रहे हो और इसका नाम याद ना हो, हालांकि बोर्ड का एग्जाम थोड़ी नहीं देने जा रहे हो, तुम्हारा तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो नाम थोड़ी ना पूछ लेगा, लेकिन फिर भी नाम ना पता हो तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड बोल सकते हो। और हाइपोफॉस्फाइड क्यों बोलते हो, इसके पीछे भी रीजन है, जब वो अब क्लास करोगे रेगुलर वे में तब समझ में आएगा डिटेल में। नाउ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ये है कि बेटा यहाँ पे फास्फीन बन गया, ठीक है, इसको बेटा कहते हैं फास्फीन। अब जो ये चीज़ बना ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्यों, एक तो ये पॉइजनस है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ है कि इससे जो स्मेल आती है ना स्टेल फिश की आती है, सड़ी हुई मछली की स्मेल आती है, ठीक है। आपको मछली खरीदना मार्केट से और घर पे बेटा 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए छोड़ देना, जो स्मेल आप फील करोगे वो इसी की स्मेल होगी, ठीक है। लेकिन रिमेंबर दैट, ये कई लोगों में कंफ्यूजन भी है, IIT ने इसका फायदा उठाया था। लोग कहते हैं PH3 में स्टेल फिश का स्मेल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, मैं वो बता देता हूँ। और पता है जब PH3 गैस बनती है ना, ये एक्चुअली गैस फॉर्मेट है, तो जब गैस बनता है बेटा तो इस तरह से निकलता है, ये देखो नॉर्मल गैस की तरह नहीं निकलता, ये कैसे निकलता है, रिंग की तरह निकलता, छल्ला बनाता हुआ। इसको कहते हैं बेटा वॉर्टेक्स रिंग। क्या बोलते हैं इसको, वॉर्टेक्स रिंग बोलते हैं बेटा। अब ये वॉर्टेक्स रिंग किस कलर का होता है सर, तो व्हाइट कलर का होता है। तो जो मिसकॉन्सेप्शन IIT ने उठाया था फायदा मैं बता देता हूँ। लोगों को ये लगता है कि फास्फीन का कलर व्हाइट होता है और ये वॉर्टेक्स रिंग यही बनाता है और इसी का स्मेल स्टेल फिश होता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट गलत है, और अगर इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप इन तीनों में से कोई भी टिक मारते हो आपको -1 मिलेगा, ठीक है। तो सर सही चीज़ क्या है, सही चीज़ सुनो ध्यान से। P4NaOH रिएक्शन करके ये बना रहा, इट इज ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि सम अमाउंट ऑफ येलो फास्फोरस विद NaOH रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कुछ अमाउंट P4NaOH के साथ रिएक्ट करके इनर्ट एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, ये तो बना ही रहा है, लेकिन साथ में वो ये भी बना देता है, ध्यान दीजिएगा, साथ में वो ये भी बना देता है P2H4 विद Na_H2PO2। ये देखो, दिख रहा है आपको, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ना Na_H2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां PH3 बना बेटा और यहां पर P2H4 बन रहा है, मतलब कि चांसेस इज देयर कि फास्फीन के साथ बेटा वहां P2H4 भी होगा, यानी फास्फोरस डाइहाइड्राइड भी होगा, ठीक है यहां तक। तो PH3 के साथ कुछ क्वांटिटी में बेटा फास्फोरस डाइहाइड्राइड भी मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है ना,
ये जो तुम्हारा फास्फोरस डाइहाइड्रेट यानी P2H4 है बेटा, ये अगर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ गया, और आएगा ही, क्योंकि जब तुम लैब में इसको बना रहे होगे तो PH3 बना, ठीक, इसके साथ ये भी बना और ये भी बना। अब जब ये दोनों लैब में जब बीकर से निकालोगे तो ऑक्सीजन तुमको मिलना ही मिलना है। ऐसा तो है नहीं कि तुम बिल्कुल हवा ऑक्सीजन ना हो वहाँ रिएक्शन करा रहे हो, खुद ही मर जाओगे। डन। तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन तो मिलना ही मिलना है। अब अगर इसको गलती से भी ऑक्सीजन मिल गया ना, तो ये क्या करता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है HPO3 में, ये देखो, और प्लस वाटर में। अब ये जो तुम देख रहे हो HPO3, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था आपको, क्या नाम है इसका, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो सर ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ना, ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है बेटा, इसी का जो कलर है ना, इसी का कलर बेटा व्हाइट होता है, और यही जो तुम्हारा है वर्टेक्स रिंग बनाता है, ठीक है, और इसी की वजह से बेटा स्मेल भी होता है, रिमेंबर दैट। तो यानी कि PH3 का अपना कोई स्मेल नहीं है। उसमें स्मेल क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें इंप्योरिटी किसकी बेटा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की। वो कहां से आया सर, तो जो फास्फोरस डाइहाइड्रेट फास्फीन के साथ कुछ अमाउंट बन रहा है, वो बेटा ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आके बना देता है। तो याद रखिएगा PH3 का अपना कोई वर्टेक्स रिंग व्हाइट कलर या स्मेल नहीं होता, वो इस इंप्योरिटी की वजह से होता। तो ये आईडी का सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। सो याद ध्यान रखिएगा PH3 में वो चीज नहीं है, ये अगर है तो वो रीजन क्या है, तो रीजन बेटा आपके सामने है। डन। तो ये बेटा PH3 हमने आपको समझा दिया कि फास्फीन गैस क्या होता है, कैसे बनता है, एवरीथिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब सर उसमें और क्या करना है। तो देखो बेटा, तुमने येलो फास्फोरस तुम पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते तुमने बेटा फास्फीन भी बना लिया, फास्फीन भी तुम्हारा कवर हो गया। फास्फीन से एग्जाम में क्या आएगा सर, फास्फीन से बेटा एक रिएक्शन सबसे फेमस है, और इसके अलावा कुछ करके जाने की आपको जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से, फास्फीन की रिएक्शन बेटा किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ कराई जाए, फास्फीन की रिएक्शन किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ कराई जाए, ट्रिक याद रखना, काम खत्म है तुम्हारा, ठीक है। ट्रिक क्या है सर, M3P2 बनेगा, बात खत्म। बाकी जो वेस्टेज बन रहा हो कोई पूछता भी नहीं है, मेन प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो बेटा ये हो गया हमारा, नाम बताओ सर इसका, मेटल फास्फाइड। क्या नाम इसका, मेटल फास्फाइड, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, तो बेटा तुम्हारे CBSE बोर्ड कहता है कि जनरली जो NTA कहता है वो NCERT फॉलो करता है। तो NCERT में बेटा इसके दो ही रिएक्शन तुम्हारे पास है, कौन कौन सा, PH3 और HgSO4 की रिएक्शन करा दो, तुम्हारे पास बेटा ट्रिक है, तुमने काम खत्म कर दिया। क्या बना बताओ, Hg3P2 मर्क्यूरिक फास्फाइड बन गया। अच्छा मान लो CBSE में मेंस ID में से पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट हैपेंस व्हेन PH3 रिएक्ट विद द CuSO4, नॉट टेल मी द रिएक्शन प्रोडक्ट। सर ट्रिक के अकॉर्डिंग Ca3P2 बनेगा, क्यूप्रिक फास्फाइड। डन। अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हो तो क्या, ठीक है। तो बेटा फास्फीन के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइए एग्जाम देने, कोई इशू नहीं है, ठीक। एक सबसे ट्रिकी रिएक्शन पूछ रहा हूँ, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये IT एडवांस में आया था, मेंस में अभी तक आया नहीं है, चांसेस है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, जब कभी PH3 की रिएक्शन कराई जाती है CuSO4 से, ठीक है, विद वाटर नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, थोड़ा सा अगर हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करा दोगे, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, वहां पर CuO बना देता है बेटा, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ये CuO बनाता है, प्लस बेटा H3PO4 बन जाता है, ठीक। लेकिन अगर यही चीज, ध्यान से सुनिएगा, अगर यही PH3 को सेम कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं, लेकिन टेम्परेचर को बेटा मिनिमम रखें, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर रखें, रूम टेम्परेचर रखें, मिनिमम टेम्परेचर रखें, तो बेटा ये कॉपर अलग हो जाता है, बस इतना फर्क है बेटा। ये देखो यहाँ Cu आ गया और यहाँ आ जाता है बेटा H3PO4। यू कैन सी नाउ, यहाँ का ऑक्सीजन जो निकला बेटा, यहाँ 3 ऑक्सीजन था, तो यहाँ का ऑक्सीजन निकल के बेटा इसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ 4 ऑक्सीजन कर रहा है। डन। सो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर PH3 को CuSO4 के साथ ले जा रहे हैं वाटर के प्रेजेंस में, और एक बार नॉर्मल टेम्परेचर एक बार हाई टेम्परेचर, तो डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस यू कैन सी नाउ। डन। नाउ वी कैन मूव फर्दर। तो बेटा PH3 से जो आ सकता था वो भी कहानी हो गई खत्म, और PH3 से आप इससे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा नाउ द क्वेश्चन इज, येलो फास्फोरस कवर हो गया सर, फास्फीन भी कवर हो गया सर, अब क्या बचा, रेड फास्फोरस। देखो बेटा ये हमने लिया है येलो फास्फोरस, यू नो दैट, है ना, येलो फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस। बेटा इसको करना कुछ नहीं, तुम्हें 240 डिग्री देकर के गर्म कर देना है, बस ध्यान रहे इनर्ट एटमॉस्फेयर में, बार बार वही चीज़ नहीं बोलूँगा यार, ठीक है। तो बेटा ये टूट के बिखर जाता है और बन जाता है 2P2, बिखर गया। अब P4 2P2 में कन्वर्ट हुआ बेटा, ये है रेड फास्फोरस। अब सर ये बिखर क्यों गया, तो ध्यान से सुनो बेटा, व्हाइट फास्फोरस तुम्हारा कैसा था बताओ, तो हाईली रिएक्टिव था सर। वाई, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है सर। ये देखिए, ये लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्सन रिपल्सन रिपल्सन, बहुत सारा रिपल्सन। उतने रिपल्सन पे तुम बेटा 240 का टेम्परेचर लगा दोगे तो तुम्हें लगता है वो बचेगा, वो टूट जाएगा। वैसे भी टूटना चाह रहा था, टूटा बेटा, तो टूटेगा कैसे, कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिपल्सिव है बताओ, तो सर ये बॉन्ड पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सिव है सर, सबसे ज़्यादा रिपल्सिव है सर, यही टूटेगा, तोड़ दो। तो देखो बेटा टूटा ये, ठीक है। तो ये आया पी पी पी, ये देखो बेटा बनता चला जा रहा है, ये ऐसे बनता रहेगा बेटा चेन, ठीक है। ये देखो कौन सा बॉन्ड टूटा बताओ, तो बेटा ये वाला बॉन्ड टूट गया, जो बीच वाला बॉन्ड है ना, देख रहे हो, ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो ये जब टूटेगा तो क्या हो गया, खुल गया, ये देखो ऐसा खुलता चला जा रहा है,
डन है बेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये रेड फास्फोरस का है, यानी कि सर रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर जो होता है पॉलीमेरिक होता है, ठीक है बेटा, कैसा होता है पॉलीमेरिक। नाउ यू कैन टेल मी वन थिंग, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन था, लेकिन अब केवल यहाँ पर एक केवल बॉन्ड पेयर बचा, दूसरा बॉन्ड पेयर गायब हो गया तो रिपल्सन तो खत्म। तो बेटा रिपल्सन खत्म हो गया तो इसी की वजह से थोड़ा सा ये हाईली क्या हो जाता है बताओ, स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाता है बेटा, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो ये है बेटा रेड फास्फोरस, कहानी खत्म। सर रेड फास्फोरस से कोई और कुछ पूछेगा? नहीं पूछेगा, कंफर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकता है येलो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस की स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, 4 ऑप्शन टिक करो, काम खत्म, तुम्हें सब कुछ पता है। नाउ येलो भी खत्म, रेड भी खत्म, pH3 भी खत्म बेटा, है ना। तो इससे बाहर आप फास्फोरस से कुछ उम्मीद मत करिएगा, ठीक है। अब एक सबसे अच्छी चीज़ है, ये कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दे रहा हूं कि अगर ये आएगा तो आप कैसे डील करोगे। नाम है बेटा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बेटा आपने नाम सुना होगा, हिंदी में जानते हो इसको अम्लराज कहते हैं, मतलब अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। लोग कहते हैं किंग ऑफ एसिड H2SO4 है, लेकिन एक्वारेजिया माना जाता है। क्यों कहते हैं सर इसको किंग ऑफ एसिड? क्योंकि सर इसमें ना HNO3 विद HCl को 1:3 मोल में मिलाते हैं बाई वॉल्यूम। अब आप देखो ना 3 मोल इसका बेटा 1 मोल इसका अगर बाई वॉल्यूम हम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों एसिड मिल गए तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर तो रखेगा ही है, इसीलिए इसको बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड या किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। और किंग ऑफ एसिड कहने के पीछे एक रीजन और भी है, आपको पता है क्या, कुछ नोबल मेटल्स होते हैं जो रिएक्शन जल्दी नहीं करते, पता ही होगा यार तुमको। तो जो नोबल मेटल्स है बेटा जल्दी रिएक्शन नहीं करते, कौन कौन होते हैं बताओ? जैसे प्लैटिनम हो गया बेटा, गोल्ड हो गया ना, ये सब नोबल मेटल्स हैं। नोबल मेटल्स बेटा किसी से रिएक्शन नहीं करते, ऑक्सीजन से भी नहीं करते, हाइड्रोजन से भी नहीं करते जनरली, लेकिन ये इतना ताकतवर है कि इस नोबल मेटल को भी अपने में घोल लेता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। कैसे खोलता है सर, क्या बनता है सर? आईआईटी वाले यही तो पूछते हैं, ये थोड़ी ना पूछेंगे कि एक्वारेजी में कितना मोल का रेशियो होता है, ध्यान रखना। तो कैसे होता है सर? तो बेटा होता ये कि जो तुम्हारा एक्वारेजिया है HNO3 विद HCl, HNO3 के कंपेयर में HCl का कंसंट्रेशन ज़्यादा है बेटा, ये रिएक्ट करके नाइट्रोसिल क्लोराइड H2O और बेटा मोनोवेलेंट क्लोरीन, यानी कहने का मतलब है निसेंट क्लोरीन बना देता है बेटा। और आपको पता है निसेंट का मतलब क्या होता है? नवजात, जो जनरेट हुआ है तुरंत। और बेटा इसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं, यू कैन सी हियर, साथ ही इलेक्ट्रॉन है तो तुरंत अपना ऑक्टेट करना चाहेगा। सो ये जो निसेंट क्लोरीन है बेटा ये हाईली रिएक्टिव है, समझ लो मेरी बात को। अब ये इतना हाईली रिएक्टिव होगा तो ऑब्वियसली चाहे तुम्हारा नोबल मेटल हो चाहे कोई भी, किसी को छोड़ेगा नहीं है। तो होता क्या है ना, अगर मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिखाऊं तो बेटा अगर आपने गोल्ड ले लिया और आपने एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, ये देखो, तो बेटा ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है HAuCl4 पे। तो रिएक्शन हुआ बेटा तभी ना बना ये, समझ लो। इसको क्या कहते हैं? ऑरिक टेट्राक्लोराइड, ऑरिक टेट्राक्लोराइड बेटा, ठीक है। इसी को बेटा पर्पल ऑफ कॉस्केस भी कहा जाता है, रिमेंबर दैट, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको पढ़ाया गया होगा। इसी को पर्पल ऑफ कॉस्केस भी कहा जाता है, ये पिंक कलर का चमकता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। तो यू कैन प्रूव नाउ, आप प्रूफ कर सकते हो किसी को भी कि एक्वारेजिया इतना बड़ा किंग ऑफ एसिड क्यों है, बिकॉज ये गोल्ड को भी नहीं छोड़ रहा बेटा। ये प्लैटिनम के साथ अगर गया ना गलती से, जो रिएक्शन बिल्कुल नहीं करता प्लैटिनम, अगर उसके साथ बेटा तुमने एक्वारेजिया को ले लिया, ये देखो तुमने ले लिया, तो बेटा ये क्या करता है, इसको H2PtCl6 में कन्वर्ट कर देता है। ये देखो इसको क्या कहेंगे सर, प्लैटिनम हेक्साक्लोराइड, ऑरिक प्लैटिनम हेक्साक्लोराइड। तो बेटा इस तरह से यू कैन सी नाउ कि प्लैटिनम भी यहाँ रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है, जो कि ऐसा जनरली होता नहीं है। इसीलिए बेटा इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। आईटी ने एक बार किंग ऑफ एसिड पर क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि किंग ऑफ एसिड, सॉरी उसने ऐसा नाम लिया था, एक्वारेजिया रिएक्ट विद द प्लैटिनम देन वी गेट अ प्रोडक्ट। 4 ऑप्शन था बेटा। अब उसमें जिन लोगों को ये पता है कि नोबल मेटल रिएक्शन नहीं करते तो उनका तो ऑप्शन हमेशा गलत ही रहने वाला है। तो इसको किंग ऑफ एसिड क्यों कहते हैं, अब आपको समझ में आ गया, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, प्लीज नोट डाउन। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा एक्वारेजिया भी हो गया। एक बार आईटी मेंस में क्वेश्चन जबरदस्त पूछा था। देखो मेंस के पेपर का क्या कॉन्सेप्ट है पता है तुमको? ऐसी चीजें ज्यादा पूछता है जो हम लोग जल्दी लीव कर देते हैं, बोलते हैं नहीं आएगा। तो देख लीजिए हर एक छोटी छोटी पॉइंट को कवर कर रहा हूं मैं। एक बार पूछा था कि भाई जो फ्यूम HNO3 होता है, फ्यूम नाइट्रिक एसिड, ठीक है, फ्यूम नाइट्रिक एसिड किसका मिक्सचर होता है? तो याद रखिएगा फ्यूम नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है N2O3 प्लस NO2 का, रिमेंबर दैट। यानी फ्यूम अगर नाइट्रिक एसिड में, अगर नाइट्रिक एसिड है बेटा, इनका अगर मिक्सचर अवेलेबल हो तो वो फ्यूम नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। डन डन। तो ये हो गया हमारा फ्यूम नाइट्रिक एसिड की कंपोजिशन के बारे में बात आपसे करनी थी, यहां भी क्लियर हो गया। नाउ लो बेटा फास्फोरस तुम्हारा 15 ग्रुप की फैमिली का था, वो भी मैंने निपटा दिया, अब कुछ बचा ही नहीं आपको करने के लिए। तो 15 ग्रुप में जितना भी मैंने आपके साथ शेयर किया इससे बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, कुछ नहीं आने वाला, रिमेंबर दैट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा 16 ग्रुप। देखो 16 ग्रुप में कौन कौन है भैया, ऊ स से टी पो, ठीक है। तो ऊ यानी ऑक्सीजन,
स यानी सल्फर, से यानी सेलेनियम, टी यानी टेलुरियम और पो यानी पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे बेटा, ठीक। अच्छा, एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? तो इसका 8 होता है, इसका 16 होता है, इसका 34 होता है, इसका 52 होता है, और इसका बेटा कितना हो गया? इसका कितना हो जाएगा यार? 84 हो जाएगा। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। अब क्वेश्चन है कि सर ये तो रेडियो एक्टिव है, तो इसको पढ़ने का कोई लॉजिक है नहीं, तो बचा कौन? ये। अब इसमें से भी ध्यान देना कि इसमें से तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, तो केवल ऑक्सीजन और सल्फर पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो यहीं पर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जितनी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने 15 में पढ़ाया था, ये देखो बेटा, ये जो होता है नॉन मेटल है, सबको पता है, तो मैं नॉन मेटल ऐसे लिख रहा हूँ NM, ठीक है, समझ में आ रहा है? NM यानी नॉन मेटल बेटा, नरेंद्र मोदी नहीं। सल्फर मतलब नॉन मेटल, ठीक है। सेलेनियम और टेलुरियम बेटा, ये तुम्हारे क्या होते हैं पता है तुमको? ये होते हैं तुम्हारे मेटलॉइड्स। डन। और ये लोग सेमीकंडक्टर भी होते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम सेमीकंडक्टर भी होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर ये क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टी सारी फॉलो करता है? यस बेटा, यहां भी पीरियोडिक ट्रेंड जो होगा वो कॉमन होने वाला है, सेम। अब पीरियोडिक ट्रेंड क्या है बेटा? मैंने बताया भी था, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा, आयनेशन पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा घटेगा, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर घटेगा, रेड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, सब पता है आपको। आई होप इट इज क्लियर। तो नॉर्मल जो पीरियोडिक ट्रेंड होता है बेटा, ये फॉलो करता है जैसे 15 ग्रुप फॉलो करता है। तो यहां पर भी ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, तो इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां एटॉमिक रेडियस को सेट करने के लिए बोले, आयनिक रेडियस सेट करने के लिए बोले, यू आर रेडी फॉर दैट। डन। नाउ द क्वेश्चन इज सर एलोट्रोपिक फॉर्म बता दो थोड़ा सा। तो देखो भैया, ऐसा है, एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करें तो ऑक्सीजन कैन डिफाइन द टू मेन एलोट्रोप, एक तो खुद ही ऑक्सीजन है बेटा, एक दूसरा ओजोन है। इनको एटॉमिक एलोट्रोप ऑफ ईच अदर कहते हैं। डन, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। सल्फर बेटा एलोट्रोप में काफी पावरफुल है, क्योंकि सल्फर के एक दो नहीं कई एलोट्रोप पाए जाते हैं। कौन कौन से एलोट्रोप पाए जाते हैं सर? बेटा पाए बहुत जाते हैं, लेकिन पूछे दो ही जाते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा इसका रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक इसलिए बेटा क्योंकि इसका शेप रोम्बोहेड्रल जैसा होता है, जो सॉलिड स्टेट में आपने सीखा होगा। इसके बाद बेटा होता है दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर। तो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर कहाँ सीखा था? सॉलिड स्टेट में सीखा था सर। अच्छा, इसके बाद इसका कौन सा सल्फर होता है सर? एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस सल्फर। फिर बेटा होता है कोलाइडल सल्फर, कोलाइडल फॉर्म में भी सल्फर पाया जाता है। फिर होता है बेटा एक प्लास्टिक सल्फर, सल्फर प्लास्टिक के फॉर्म में भी पाया जाता है। सो दीज आर द बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर। लेकिन हमारा सबसे मेन पॉइंट है दो, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, क्योंकि नेचर में ये हमें आसानी से दिखाई देते, तो इसी पे स्टडी किया जा सकता है, बाकी किसी पे नहीं। सो ये तो बेटा हमारे पे बेसिक प्रॉपर्टीज कि सारे पीरियोडिक ट्रेंड फॉलो करता है, तो हमें ज्यादा पीरियोडिक ट्रेंड बताने की जरूरत नहीं कि एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ेगा, आयनेशन पोटेंशियल कैसे घटेगा बढ़ेगा, सब ओके। नाउ कौन मेटल कौन नॉन मेटल वो भी क्लियर। इसके बाद बेटा एलोट्रॉपिक फॉर्मेट भी क्लियर, कौन मेटलॉइड से क्लियर, कुछ बचा ही नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसके ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज कितना होगा? तो बेटा ये सबसे समझदारी वाला क्वेश्चन, और ये भी ट्रिक मैंने कल दे दिया था। क्या दिया था? ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज बताओ। किसी भी एलिमेंट का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, ट्रिक दिया था मैंने, याद रखना। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से बेटा हमेशा कम या बराबर होगा। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मिनिमम बेटा वैलेंसी, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? उसकी वैलेंसी हो सकती है बेटा, वैलेंसी से कम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द वे टू डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम एंड मैक्सिमम। बताओ सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना? तो सल्फर के लास्ट में 6 होते हैं, तो बेटा सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इज 6। और बेटा वैलेंसी कितनी? तो 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वैलेंसी -2। तो यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन बेटा -2 से +6 तक वेरी कर सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन इस मामले में थोड़ा सा परेशान करता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इतना लंबा अपने आप को खींच नहीं पाता। याद है ना वैकेंट डी का कॉन्सेप्ट? तो भैया इसीलिए ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सर, वो केवल हमें कितने मिलते हैं बेटा? या तो -2 या तो +2 या तो बेटा -1 या तो -1/2, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कहीं भी कुछ नहीं पा सकते हो। डन। 0 तो ऐसे ही हो जाएगा इंडिविजुअल स्टेट में, आपको पता ही है। तो ऑक्सीजन सर इतने कम क्यों दिखाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाता है। बाकी लोग क्यों दिखा पाते हैं? क्योंकि इनका वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैलेंसी एक्सटेंड करेंगे तो भैया ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, वेरिएबल वैलेंसी बढ़ेगी, तो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वैलेंसी भी बढ़ेगी। डन। सो आई होप इट इज क्लियर। सारे हमारे लास्ट क्लास के जिन्होंने लेक्चर अटेंड किए हैं, ध्यान रखिएगा, वहां जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी आपको मिस्ट्री फॉर्म में बताई थी, यानी कि जो हमने ट्रिक बताए थे, वो सारे यहाँ एप्लीकेबल हो रहे हैं, और हर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है बेटा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। डन। ओके, नाउ वी कैन मूव फर्दर। देखो ध्यान से, लो भाई प्रॉपर्टीज तो सारी क्लियर हो गई। अब मान लो तुमको मैं ऐसे बोलूं कि और इस चैप्टर में क्या आ सकता है सर, तो वही पुरानी बात है, हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब बेटा ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। अरे पोलोनियम को हटा देते हैं, इसको पढ़ने नहीं, रेडियो एक्टिव है। नाउ ले, अच्छा पोलोनियम की डिस्कवरी किसने की थी? मैडम क्यूरी, याद रखना, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, अगर सर इन सभी मेटल की रिएक्शन में हाइड्रोजन से करा दूं बेटा, जैसे 15 ग्रुप की कराई थी तो क्या बना था? हाइड्राइड बना था। तो इनका भी बेटा क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा सर।
और इनके हाइड्राइड का क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे बेटा इसका हाइड्राइड क्या बनेगा H2O, इसका हाइड्राइड क्या बनेगा बेटा H2S, इसका हाइड्राइड क्या बनेगा बेटा H2SE, इसका हाइड्राइड क्या बनेगा बेटा H2T। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, वही पुराने जो 15 ग्रुप में आए थे। क्या क्या सर, मान लो क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास, बताओ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। किसका ऑर्डर बता दो, स्टेबिलिटी। क्या ट्रिक दिया था बताओ, टॉप टू बॉटम जाएंगे बेटा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेगा। तो बताओ ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, इसकी, क्योंकि रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होगा। तो बेटा ऑर्डर आ गया वाटर, याद रखो ना, ऑक्सीजन यानी ऊ से टीपो, ये कॉन्सेप्ट दे दिया बेटा, इसी को फॉलो करते रहो, काम खत्म है। तो ये सब ट्रेंड आप आराम से सेट कर लोगे। स्टेबिलिटी के बाद बेटा मान लो ये आ जाए कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। बताओ भाई रिड्यूसिंग का ऑर्डर, तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, जो हाइड्रोजन लूज कर देता। बताओ हाइड्रोजन जल्दी कौन लूज करेगा, जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बॉन्ड जल्दी किसका टूटेगा बेटा, इसका नहीं टूटेगा, इसका टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड साइज बड़ा है तो जल्दी टूटेगा, खत्म। तो बेटा अगर ये हाइड्रोजन जल्दी छोड़ देगा तो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बेटा क्या हो गया, H2T, H2S और H2O। डन। हर तरह के क्वेश्चन तुम कर ले जा रहे हो यार। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन सर एसिडिक ऑर्डर बता दो सर इनका। तो बेटा तुम वो भी बता सकते हो, बताओ कैसे। एसिडिक कौन होता है, जो हाइड्रोजन लूज करता है। बताओ इन सब में हाइड्रोजन जल्दी कौन लूज करेगा, सिंपल है सर, ये करेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया बेटा, H2T हो गया। उसके बाद कौन हो गया बेटा, H2SE हो गया। उसके बाद बेटा कौन हो गया, H2S हो गया। उसके बाद बेटा कौन हो गया, H2O हो गया। ऐसी 15 ग्रुप में जो अमोनिया था उसका बेसिक कैरेक्टर पूछेगा तो भी ऐसे ही बताओगे। डन। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ ले बेटा, हालांकि पूछता तो नहीं मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, 15 ग्रुप के मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर पूछे जाते, इसके नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर पूछ लिए तो क्या कर लोगे। तो देखो भैया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इसका क्या होता है सर, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत सिंपल है, ओ तेरी सहेली सो गई, याद रखो, ओ तेरी सहेली सो गई। अब इससे बढ़िया ट्रिक क्या हो सकता है, 15 ग्रुप में क्या सिखाया था, बीमार नहीं सब आशिक हैं पागल, और इसमें क्या है बेटा, ओ तेरी सहेली सो गई। ठीक है, तो ओ मतलब बेटा ऑक्सीजन, तेरी मतलब टेलुरियम, सहेली मतलब सेलेनियम, सो गई तो बेटा सो मतलब सल्फर, गई तो छोड़ दो, गई तो गई। ठीक है, अब बेटा H2 लगा दो, इसमें भी H2 लगा दो, इसमें भी H2 लगा दो, इसमें भी H2 लगा दो, काम हो गया खत्म बेटा। ये देखो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेट हो गया, डन हो गया। तो वो तेरी सहेली सो गई, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टी 16 ग्रुप की थी, कहानी खत्म हो गई। अब मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सर SO2 बनता है, SO6 नहीं बनता, या ऐसा समझो कि सर SF2 भी बनता है, SF6 भी बनता है, डन। लेकिन सर अगर ऑक्सीजन की बात करें सर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकता है, OF2 बना सकता है, OF6 कभी नहीं बनोगे, इसका सुनोगे। वाई सर, सिंपल, ये अपनी वैलेंसी बढ़ा रहा है, यहाँ +2 से बेटा +6 हो रहा है, मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यहाँ पर बेटा ये हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, तो 6 तक जाएगा कैसे। तो ये बात 15 ग्रुप पे भी मैंने क्लियर कर दिया था। नाउ वी कैन मूव फर्दर। मैंने कल भी बोला था जो एलिमेंट अपनी अवकाश से बढ़कर काम करता है उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, काम खत्म। इतना ही दिमाग लगाना, ऐसा दिमाग लगाने की तुम्हें जरूरत है नहीं, इस तरह के क्वेश्चन तुम आराम से करोगे डील। ठीक है, तो जहां भी कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये एलिमेंट ऐसा था लेकिन ऐसा हो गया, क्यों, क्योंकि भाई वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ लेट्स सी, जो बेसिक प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई बेटा। अब बात आती है कि सर ओजोन, ये हमें पढ़ना है, मेरा सिलेबस है, और सल्फर का एक कंपाउंड H2SO4 वो हमारा सिलेबस है। ओजोन में क्या क्या आ सकता है सर, ओजोन की डिस्कवरी बेटा सबसे पहले की थी ब्रांड ने, और उसको सबसे पहले डिफाइन किया था शॉनबिन ने, और शॉनबिन ने ओजोन का नाम रखा था ओजोन, क्योंकि ओजोन का लैटिन लैंग्वेज नेम होता आई स्मेल, मैं सूंघता हूं, और ओजोन को पहली बार बेटा सूंघ के पहचाना गया था। इतना बहुत है। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज ओजोन बनता कैसे है सर। ओजोन बनाने के लिए ओजोनाइजर का एक प्रोसेस होता है, ओजोनाइड प्रोसेस। ओजोन की लैब प्रिपरेशन बेटा एग्जाम में कभी आती नहीं, इसलिए मैं यहाँ शेयर भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जो कि एग्जाम में आज तक नहीं पूछी गई है। और वैसे भी क्यों पूछेंगे यार, बनाएंगे क्यों लैब में जब इतना हमको गॉड ने दे रखा है। ओजोन लेयर का नाम सुना है ना तुम लोगों ने। ठीक है, तो सर ओजोन से फिर क्वेश्चन क्या आता है, भैया सिंपल है, ओजोन का स्ट्रक्चर। तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये देखो, या तो ऐसे बना लो या तो बेटा ऐसे बना लो, ये इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। डन। तो यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, बेंट होता है। ठीक है ना, बेंट यानी जिसको आप लोग क्या कहते हो, वी शेप कहते हो। सही है, और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि नहीं करता है। इसीलिए ना कई लोग बोलते हैं कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जहां रिजोनेटिंग कैरेक्टर आ जाता है ना बेटा, वहां माना जाता है कि इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। ये देखो, मतलब L1 इज अप्रोक्सीमेटली सेम टू L2, एंड द रीजन इज सिंपल, ड्यू टू रिजोनेंस। क्योंकि रिजोनेंस का कैरेक्टर ही यही है ना बेटा, कि रिजोनेंस होना मतलब सारे बॉन्ड लेंथ में अप्रोक्सीमेटली सेम इक्वालिटी आ जाती है। अगर फिर भी मान लो डेप्थ में जाना चाहते हो,
तो पहले लड़ाई चलती थी, बॉन्ड लेंथ अलग अलग, तो इसका बॉन्ड लेंथ बताते थे 1.29 एंगस्ट्रॉम और इसका बताते थे 1.21 एंगस्ट्रॉम। नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो हम नहीं वैलिड करेंगे क्योंकि बेटा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से बॉन्ड लेंथ लगभग बराबर है। तो आईटी में भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। सर ये दिखता कैसा, बताओ आसमान कैसा दिखता है, नीला, तो इसका भी कलर हो गया नीला क्योंकि ओजोन लेयर है ऊपर बेटा। तो ये ब्लू कलर का लिक्विड होता है, बस स्मेल इसकी थोड़ी गंदी होती है और थोड़ा कूलिंग एजेंट होता है ये। तो ओजोन के बारे में बेटा इतनी जानकारी आपको रखनी काफी है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ ओजोन के बारे में एक बात और बता दे रहा हूँ, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, बेटा ये होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। लैब प्रिपरेशन एग्जाम में आता नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। नाउ वी कैन मूव फर्दर। सर रिएक्शन कैसे होगा इसका, इसके तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो आप बिल्कुल सीट बेल्ट बेटा बांध लो। जो रिएक्शन अब कराने जा रहा हूँ वो 16 ग्रुप का ही नहीं है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक साथ अप्लाई करो, हर जगह लगेगा, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जहां मन करे वहां लगा डालो। तो देखो ध्यान से सुनो, इसको बोलेंगे मिस्ट्री पॉइंट हमारा, ठीक है। मैं हर बार मिस्ट्री पॉइंट देता हूँ ना आपको, तो ये भी मिस्ट्री पॉइंट हमारा, ठीक है। इसमें हम 250 रिएक्शन कराने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा करना कैसे है। 250 रिएक्शन, अगर इतने रिएक्शन तुमने कर लिए तो कंफर्म है कि बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन सब छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, और एक्स्ट्रा रिएक्शन भी मैं करा ही चुका हूँ। देखो करना क्या होता है, जब भी कभी कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शन करते हो ना, तो पहले दिमाग में एक बात बना लो, हर एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना चाहता है, ये दिमाग में रखना। क्योंकि जितना भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा मतलब जितने उतने ही ज्यादा मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा, और जब वो ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो हाईली स्टेबल होता चला जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा जैसे ओजोन है, ठीक है, मैं सारा एक ही में निपटा दे रहा हूँ, सारा का सारा एक में निपटा दे रहा हूँ, ठीक है, चलेगा ना। देखो ओजोन है बेटा H2O2, या हाइड्रोजन चैप्टर से आ गया, H2O2 हाइड्रोजन चैप्टर में था, ठीक है बेटा। इसके बाद तुम ले लो KMnO4 विद H2SO4 बेटा। KMnO4 बेटा कहाँ मिलेगा तुमको पढ़ने के लिए, डी ब्लॉक में मिलेगा। देख लो डी ब्लॉक ए ब्लॉक सब एक ही साथ नहीं पढ़ रहा है। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो यार, ये ले लो बेटा K2Cr2O7, ठीक है, या बेटा ले लो KMnO4 विद KOH, बेसिक मीडियम में KMnO4 ले लो बेटा, या KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में ले लो बेटा, या बेटा क्लोरीन विद वाटर ले लो। ये देखो क्लोरीन कौन से फैमिली का, 17 ग्रुप का, 17 ग्रुप की रिएक्शन भी यहीं पे खत्म हो रही है, ठीक है बेटा। Br2 विद वाटर ले लो, Br2 कौन से ग्रुप का, 17 बेटा, वो भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। ओजोन यहाँ पर खत्म हो रहा है, क्या चाहते हो यार, इतना करा दे रहा हूँ। ये देखो बेटा H2SO4, ये तो 16 ग्रुप का ही है, इसको यहाँ बनाऊंगा भी और इसकी रिएक्शन भी यहीं पे खत्म कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब इसमें सारे निपट जाएंगे एक साथ, तुम खाली देखते जाओ बस। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनना केवल जो बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा ओजोन या जितने भी मैंने यहाँ लिखे, पता है इनके बीच में कॉमन चीज क्या है, और सेम बेटा आपको ऑर्गेनिक में भी काम करना है। इनमें कॉमन चीज ये है कि सर ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, सारे के सारे क्या बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, करेक्ट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे, सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है सर, यहाँ Mn का 7 है, Mn का सर 7 है, क्रोमियम का सर 6 है, Mn का सर 7 है। आपने कल ही वाली क्लास में बताया था कि सर अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का 3 से ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना तय है। तो सर यहाँ तो 3 से ज्यादा नहीं है, यहाँ भी सर 3 से ज्यादा नहीं है, यहाँ भी 3 से ज्यादा नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ बस सर यहाँ ऑक्सीडेशन 3 से ज्यादा ही नहीं, तो फिर कैसे बेटा। देखो ऐसा है, कभी कभी कुछ चीजें होती है ना जो अपने ट्रेंड को चेंज कर देती है, उनको एक्सेप्शन तुम बोल सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट एन एक्सेप्शन, उसका भी रीजन होता है। तो एक्सेप्शन वाला जो रीजन है बेटा वो क्लास में ही बता सकता हूँ, क्रैश कोर्स में नहीं, क्योंकि एग्जाम में तुमसे रीजन ना पूछने वाला कि एक्सेप्शन का रीजन बताओ। तो ध्यान से सुनना, ऑल दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिमेंबर दैट। अब सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान क्या होती है, तो याद रखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो बेटा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर तुम्हें लगता है कि वो है तो जाओ लैब में जाकर के उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बेटा हीट कर दो। जैसे ही हीट करोगे ना वो नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। ये देखो नेसेंट मतलब बेटा नवजात, जिसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। यू कैन सी नाउ 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी ऑक्टेट नहीं हुआ है। अब इसकी खास बात क्या है ना कि तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को गर्म किया, नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया, तुम्हें दिखाई थोड़ी ना देगा। अब अगर बेटा तुम उसमें कोई कलरफुल चीज डाल दो, कोई भी कलरफुल ऑब्जेक्ट डाल दो, कोई भी कलरफुल कंपाउंड डाल दो, जैसे डालोगे ना वो बेटा नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के यानी उसके साथ रिएक्टिव होकर के कलरलेस हो जाता है। ये देखिए, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैंने पीली कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है। अब मान लो मैं ब्लीचिंग पाउडर लेके आया, ब्लीचिंग पाउडर भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मान लो बेटा मैं ब्लीचिंग पाउडर लेकर पानी में डाल दिया, तो ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। मैंने पीली वाली टी शर्ट उसमें डाल दी, तो पीली वाली टी शर्ट क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसको कलरलेस कर देगा। तो यही पीली टी शर्ट बेटा हमारी क्या दिखेगी, व्हाइट दिखेगी आपको, ड्यू टू द कलरलेस नेचर। सो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और यहां से एक चीज और पता चली कि बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो सर अगर ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नेसेंट ऑक्सीजन देंगे, डन। ये लो बेटा हीट करो, क्या बना, O2 नेसेंट ऑक्सीजन। ये लो बेटा हीट करो, क्या बना, H2O नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ठीक है। इधर क्या बना, ध्यान देना, यहां क्या बना, बोलो 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 बोलो, क्या बना, यहां बना सर K2SO4 MnSO4। ये तो बेटा 11th क्लास से करते आ रहे हो यार, MnSO4 H2O नेसेंट ऑक्सीजन।
इन रिएक्शनों को भी बेटा याद करना नहीं होता, ट्रिक होता है, लेकिन अभी नहीं बता सकता यार। इसको करो K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O बेटा नेसेंट ऑक्सीजन, यू कैन सी नाउ। इसको करो K2MnO4, ठीक है बेटा, H2O विद नेसेंट ऑक्सीजन। इसको करो सर न्यूट्रल मीडियम वाले को MnO2 KOH नेसेंट ऑक्सीजन। इसको करो बेटा 2HCl विद नेसेंट ऑक्सीजन। इसको करो बेटा 2HBr विद नेसेंट ऑक्सीजन। देख लो यार, H2SO4 को करो सर H2O विद SO2 विद नेसेंट ऑक्सीजन। डन, यानी मैंने प्रूफ कर दिया कि ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। नाउ सर रिएक्शंस का क्या इसका रोल है जरा बताइए। नाउ लेट्स सी, देखो अब जब तुमने देख लिया कि सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो बेटा तुमको पता भी होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो वही नेसेंट ऑक्सीजन जाके रिएक्शन करेगा। और आपको पता है कि बेटा ऑक्सीजन अगर किसी के साथ चला जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देता है। और वैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन में पास मतलब अगर प्रेजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो भी कंपाउंड या जो भी एलिमेंट उससे रिएक्शन करेगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाने का काम करेगा। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे सर कितना बढ़ाने का काम करेगा, तो उसके लिए एक लाइन में जवाब मैंने शुरू में दे दिया कि हर एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाने की कोशिश करेगा। तो तुम्हें भी यही कोशिश करते रहना है। कैसे सर? और देखो जैसे बेटा मैंने P4 लिया, ओके ठीक है बेटा, P4 लिया मैंने बेटा, HCl लिया मैंने बेटा, H2S लिया मैंने बेटा, Cl2 लिया मैंने बेटा, A2 लिया मैंने बेटा, Ki लिया। देखना कितनी रिएक्शन ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने बेटा NaNO2 लिया मैंने बेटा, KNO2 लिया, ठीक है। तुम्हारे सामने 250 रिएक्शन होंगे, देखते चलो। तुमने बेटा Na3ASO3 ले लिया, सोडियम आर्सेनाइट ले लिया बेटा, ठीक है। और क्या ले लें बोलो? सर मैंने FeSO4 ले लिया मान लो, ठीक है। और बताओ क्या ले लें? सर मैंने PBS ले लिया सर। और क्या ले लें बताओ सर? HCl ले लिया हो क्या? हाँ ले लिया, तो HBr ले लो यार, हो गया। इतने सारे तो ले रहा हूँ यार, और क्या ले लूँ बताओ? बहुत है यार, इतने में सब निपट जाएगा। कितना हो गया देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ना इन सब में बेटा नेसेंट ऑक्सीजन दिखा दे रहा हूँ। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर। कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हारे पास? 12 हैं। 12 बेटा ले लो तुम, 12 ले लो, कोई नहीं रोकेगा तुमको। मतलब 12 में से एक एक करके तुम ले सकते हो, कोई भी उठा के डाल दो। अब रिएक्शन में क्या होता है कि तुम्हें डिटेल में जाना होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बेटा डिटेल में जाते हो, ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं जाते। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होता है, टिक मारना होता है। तो तुमको प्रोडक्ट पहचाना ना, मेन चीज तो वही है। तो तुम देखो प्रोडक्ट कैसे पहचान, तो ध्यान देना इधर। बताओ इसका ऑक्सीडेशन में कितना है? 0। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने के काम करता है। तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाने की कोशिश करेगा क्योंकि स्टेबल होगा। तो बेटा ये या तो P2O3 या तो P2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा। सर P2O3 क्यों? अबे 3 है, फास्फोरस 3 पे तो दिखाता है और 5 तो दिखाता ही दिखाता है बेटा। कोशिश ये रहती है कि ये हमेशा इसमें जाने की कोशिश करेगा क्योंकि स्टेबल होगा। देखो सर यहाँ Cl- क्या है सर? ये देखो Cl2 में कन्वर्ट होगा, 0। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, और बढ़ाना है और ऑक्सीडाइज करो और बढ़ेगा, ठीक बेटा। -2 ये देखो बेटा सल्फर 0, यू कैन सी नाउ। -2 से 0 बढ़ गया बेटा, और बढ़ाना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर लगाओ फिर बढ़ाओ। सर Cl2, अरे Cl2 का 0 होता है सर। तो देखो Cl2 0 है बेटा, तो ये Cl2O3 या बेटा Cl2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है। तो यू कैन सी नाउ यार, बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है। 7 14 7 देख रहे हो, और क्या चाहते हो? अच्छा सर ये देखो I2 0 बेटा, ये I4O9 में कन्वर्ट हो जाएगा, यू कैन सी नाउ। बेटा ये देखो क्या I- है ना आयोडीन, बेटा ये बन जाएगा I2, यू कैन देखो 0 हो गया। बेटा ये नाइट्रोजन का कितना है? 3, देखो बेटा ये 4 हो गया, सॉरी 5 हो गया, बढ़ गया। नाइट्रोजन 5 से ज्यादा जाएगा नहीं। यहाँ भी बेटा 3, ये भी देखो 5 हो गया, ये देखो बेटा 5 हो गया। यहाँ देखो बेटा आर्सेनिक कितना है? 3, सही है। कितना हो जाएगा बेटा आर्सेनिक? 5, क्योंकि 15 ग्रुप का मेंबर है। तो Na3SO4 हो गया, देखो सर 5 हो गया सर। देखो अरे FeSO4 +2, तो बेटा आयरन का +2 के अलावा +3 होता है, तो ये क्या बना सकता है? Fe2SO4 का होल थ्राइस, यू कैन सी नाउ। अब ये बेटा +3 पर आ गया। सर PbS सल्फर -2 बेटा बढ़ गया, PbSO4 हो गया, यू कैन सी नाउ। ये देखो सर 6 हो गया, सल्फर 6 पे जाने की कोशिश करता है। सर Br- सर ये देखो Br2, सर ये देखो 0 हो गया, डन। सो ये सारे एग्जांपल्स हमें सेट करके ये बता रहे हैं कि यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज द एलिमेंट और इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, डन। और किसका ऑक्सीडेशन बढ़ता है बेटा? तो कोई भी रिएक्शन जो होता है वो सेंटर एटम के आसपास घूमता रहता है। सेंटर एटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एवर। तो जहां भी देखो ऑक्सीडेशन पर सेंटर एटम का ही चेंज हो रहा है, क्योंकि सेंटर एटम ही पूरे कंपाउंड की जस्टिफिकेशन को डिफाइन करता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन भी हम सेंटर एटम का ही निकाल के कंपाउंड के शेप को बताते हैं। तो यहां तक क्लियर है सभी को? कर पाओगे? अब बताओ तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने बेटा? 12 हैं। चलो
12 में पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, उसके कितने रिएक्शंस हो गए? 12 रिएक्शंस हो गए। तो 12 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 12 बार अलग अलग सब में लोगे तो कितने रिएक्शंस हो गए? 12 × 12 कितना होता है बेटा? 144। 144 रिएक्शन तुम्हारे खत्म हो गए। ये लो खत्म, 144 रिएक्शन खत्म। बहुत आराम है बेटा। अब रिएक्शन को और बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाओ। सर कार्बन लेके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो कार्बन का 0 बेटा, कार्बन 4 में जाता है, ये तो CO2 बन के काम खत्म हो गया। मतलब इससे तुम्हें एक ट्रेंड पता चल गया आज के बाद कि अगर तुमने ये पहचान लिया कि दिए गए कंपाउंड की रिएक्शन बेटा किससे कराई जा रही है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराई जा रही है, तो ये 110% श्योर है कि उसका ऑक्सीडेशन में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कोशिश ये रहती है कि हमेशा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे वो जाने की कोशिश करेगा ही करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन। अब बताओ अगर मैंने 13 ले लिए तो यहां भी 12 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के रिएक्शन करा सकते हो। तो बेटा 144 में 12 रिएक्शन और जोड़ दो। समझ रहे हो? मतलब ऐसे तुम जितने चाहो उतने कराओ यार। 250 रिएक्शन टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है इनके, तो तुमको मैं जितने करना है उसे कर लो। इसे एक ट्रेंड पता चल गया बेटा, आपको प्रोडक्ट आप बता ही दोगे। डन। नाउ लेट्स सी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सीधा सीधा कहानी है वो तुमने खत्म कर दिया। डन। अब अगर बेटा तुम ये पहचान गए कि रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन पर बेटा उसी हिसाब से घट जाएगा। देखो एक ट्रिक पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऑक्सीडेशन पर बढ़ाता तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन पर घटाएगा ही घटाएगा, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो अब हमें ट्रेंड क्लियर है। अब आप मेरे से ये मत बोलना कि सर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कैसे पहचानते, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पहचानने का सबसे बढ़िया और सबसे ईजी ट्रिक दे दिया था। ठीक है, चलिए। तो रिएक्शन खत्म। अब मान लो आईटी मेंस में क्वेश्चन आया, ठीक है, ध्यान देना। ये आईटी मेंस में बेटा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपेन व्हेन कार्बन रिएक्ट विद H2SO4। ठीक है, अब वो बेटा रिएक्शन नहीं देते, वो क्या देते हैं? ऑप्शन देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, ठीक है, और नन। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा? सीधी बात है सर, CO2 चल रहा। क्यों? कार्बन 0 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, तो ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में 4 ही ना होता है, तो 4 पे ही जाएगा सर। देन आंसर इसी। अब इससे आसान क्या चाहते हो बताओ? तुम्हें रिएक्शन करना भी नहीं पड़ा, तुम्हारा ऑप्शन भी सही हो गया। डन। तो इसका मतलब है कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को अगर हमको ऑब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व करना है तो हमें इसके लिए रिएक्शन का पूरा डिटेलिंग नहीं पता होना चाहिए। बेसिक फंडे क्लियर होंगे तो रिएक्शन के प्रोडक्ट हम आराम से बता देंगे। समझ में आ रहा है? अगर चलो तुमको एक रिएक्शन पूछते हैं, चलो ये मैंने इस लिस्ट में नहीं दिया था मैं, लेकिन तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ तो बेटा क्या लिखा है? ये मरकरी। सर ओजोन से कराओ, क्या बनेगा? तुम ही लोग बता दो, मैं क्यों बताऊं? तो बेटा सिल्वर का ऑक्सीडेशन में 0 है क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा ओजोन, तो इसके ऑक्सीडेशन पर को बढ़ाएगा। सिल्वर कहां तक जा सकता है? 2 तक। ओके सर, चला गया, बन गया बेटा। तो यहां सिल्वर का ऑक्सीडेशन पर कितना आ गया बेटा? +1। और ऑक्सीडाइज कराओगे तो +2 तक भी चला जाएगा। देयर इज नो इशू। तो सिल्वर बेटा मरकरी जो होता है बेटा +1 +2 दोनों दिखाता है। तो ये दिखा रहा तो गलत तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग? सही है ना? अब ध्यान से सुनो, यहां पर एक कॉन्सेप्ट छुपा था इसलिए मैंने रिएक्शन आपसे पूछा था। ठीक है, अब सुनो, ओजोन की ये बात नहीं है, इसको तुम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ले जाओ। कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हारे? 12। तो इसके भी 12 रिएक्शन रेडी हो गए। कितने करोगे रिएक्शन? देखो इसमें कॉन्सेप्ट बेटा ये छुपा है कि जो Hg2 ये बना है ना, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो डिसॉल्व इनटू मरकरी। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि जो मरकरी क्या होता है बेटा? एक विस्कस लिक्विड जैसा मेटल होता है, बहुत गाढ़ा टाइप का होता है, चमकता है बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो डिसॉल्व इनटू मरकरी ये पहला ऐसा कंपाउंड है बेटा जो मरकरी में घुल जाता है। समझ रहे हो? और आप बताओ मरकरी में अगर घुल गया और उसके बाद ये जो कंपाउंड है मरकरी में घुलने का मतलब क्या हो गया कि बेटा ये ना तो ये मतलब ये क्या होता है ना, पता, स्टिक हो जाता है, स्टिक विद पेपर, ग्लास, इन सब पे चिपकना शुरू कर देता है। हालांकि मरकरी चिपकते नहीं बेटा, वो बिल्कुल ऐसे बह के निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये चिपकना शुरू कर देता है, तो मतलब मरकरी ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी है बेटा। तो जब मरकरी अपना प्रॉपर्टी खो देता है तो इसको कहते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? टेलिंग ऑफ मरकरी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आईडी एडवांस में एक बार आ चुका 2012 में, तो इसको कहते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। मान लो उसने बोला कि मरकरी की रिएक्शन ओजोन से करा कि एक प्रोडक्ट बनता है एक्स, तो बताइए एक्स विल बी नोन एज, या एक्स इज द प्रोसीजर ऑफ नोन एज। तो वहां पूछ सकता है कि टेलिंग ऑफ मरकरी है कि क्या है, ये सब पूछ सकता है। सो रिमेंबर दैट ऑल दिस थिंग्स। यानी यही वो रिएक्शन है जहां पर मरकरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी रियल प्रॉपर्टी लूज कर देता है और वो ग्लास और ये पेपर में चिपकना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। मतलब मरकरी ने अपना लेयर खो दिया, नष्ट हो गया। डन। ओके, सो आई होप कि अब आपको रिएक्शन तो करना आसान लग रहा होगा, कर पाएंगे? डन। अच्छा, एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, मैक्सिमम एलिमेंट, खास करके मेटल नॉन मेटल, ठीक है, मैक्सिमम नॉन मेटल, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, मैक्सिमम नॉन मेटल को बेटा अगर आप वाटर के साथ ले जाते हो ना, तो भी वो क्या करता है? वो बेटा कोशिश करता है कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के और उस नॉन मेटल के मिक्सचर के ऑक्साइड को बनाए, मतलब ऑक्सो एसिड बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है बेटा?
ऑक्सो एसिड बनाने का काम करता है। अब ये मत बोलना ऑक्सो एसिड क्या है, लास्ट लेक्चर में बता दिया था। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं सर, ये P4 है सर, ये वाटर है सर, क्या बनेगा सर, P4 जीरो है। हर एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाने का कोशिश करता है, ठीक है बेटा। तो ये बना देगा H3PO4, ये देखो डन, 5 पे चला गया। और ये बेटा ऑक्सो एसिड भी, इट इज कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दैट्स इट। तो मैक्सिमम नॉन मेटल बेटा ये काम करता है। नाउ अब अगर किसी भी नॉन मेटल को देख लो और तुम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो सोचना मत, उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जाना, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। 4 ऑप्शन होंगे बेटा, जिस सेंटर, मान लो कोई नॉन मेटल लेके रिएक्शन करा दिया, बोला कि बता प्रोडक्ट कौन सा होगा, 4 ऑप्शन होगा, चारों में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तुम्हारा आंसर वो होगा बेटा जहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का सबसे हाईएस्ट होगा। डन, चलो भाई ये भी निपट गया सर, ऑक्सो एसिड की कहानी हो गई खत्म। बताओ फिर एक रिएक्शन, ध्यान देना, पूछ रहा हूं, सोच कोशिश कर रहा हूं बता के कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये देखो बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन दिया KMnO4 विद H2SO4 रिएक्ट विद H2S, कैन यू टेल मी द आंसर। पूरा प्रोसीजर नहीं बताना, इसका डिटेलिंग भी मैं कराता हूं क्लास में, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत नहीं, आपको तो ऑप्शन चेक करना है, ठीक है बेटा। ऑप्शन बताओ, H2SO4 बनेगा सर, ठीक है बेटा, H2SO3 बनेगा सर, H2 बनेगा सर, S बनेगा सर, अरे सर -2, आप ही ने तो बताया था सर, ये बनेगा सर। डन सर, लेकिन आप तो बोले कि सल्फर का हाईएस्ट है तो ये बनना चाहिए था ना H2SO4। अभी ये कैसे बन जाएगा, पागल है क्या, पहले से H2SO4 वहां पे पड़ा हुआ है, H2SO4 जो पड़ा होगा वही बनेगा क्या। अब इतना भी दिमाग मत लगाना, ठीक है, चलो कर पाएंगे। अब बताओ KMnO4 बेटा किस चैप्टर का कंपाउंड है, डी ब्लॉक का। लो डी ब्लॉक का एक रिएक्शन खत्म कर दिया मैंने, अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो हैं, बताओ तो जरा। व्हाट हैपेन व्हेन आयोडीन रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, आयोडीन का ऑक्सीडेशन 0 है सर, आप ही ने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सर ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन को कवर करने की कोशिश करेगा। क्या बनाया था बेटा, I4O9। डन, देख रहे हो, आ रहा है मजा। ऐसे होते रिएक्शंस, ऐसे करने होते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं, शॉर्ट ट्रिक, काम खत्म, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर में बेटा रेडी रहो, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपकी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन गलत अगर सही होती सारी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो ये हो गया बेटा हमारे पास इसका ओजोन का कहानी खत्म, और ओजोन के साथ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी कहानी खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा H2SO4। ये क्या है सर, सल्फ्यूरिक एसिड, सब जानते हो सर। ये बनता कैसे है, इसका सबसे बेस्ट मेथड है बेटा कॉन्टैक्ट, और IIT मेंस के सिलेबस में बेटा केवल कॉन्टैक्ट प्रोसेस ही डाला गया है। हालांकि इसको बनाने का ना लेड चैम्बर प्रोसेस भी होता है जो हम क्लास में कराते हैं, लेकिन उससे एग्जाम में कुछ नहीं आता, वो हम लोग अपने लिए कराते हैं डिटेल में पढ़ाने के लिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है सर, देखिए बेटा हमने FeS2 जमीन से खोद के निकाल लिया, जमीन से खोद के निकाल लिया मतलब ओर है ये भगवान ने दे दिया हमको, और बेटा हमने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब और Fe यानी फेरस सल्फाइड और को हमने अर्थ जमीन से निकाला कच्चे माल के रॉ मटेरियल के फॉर्म में, और ऑक्सीजन से बेटा रिएक्शन में जला दिया। जलाने पर बेटा ये Fe2O3 यानी हेमेटाइट में कन्वर्ट हो गया, और बेटा क्या निकल गया, SO2 निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब क्या हुआ बेटा, इस SO2 गैस, ये गैस बहुत इंप्योरिटी वाला होता है, क्योंकि और तो जमीन से निकालो बहुत सारे डस्ट वस्ट पार्टिकल होंगे, इधर उधर चीजें होंगी, तो इस SO2 को पता है क्या करते हैं, पहले पानी से पास कराते हैं। वाटर क्या करता है, लाइट डस्ट पार्टिकल को लेकर बह के निकाल देता है। अब ये बेटा SO2 गीला हो गया, उसमें थोड़ा H2SO4 डाल देते हैं। H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी खींच लेता है। SO2 फॉर्म बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ गया बेटा। अब इस SO2 को दोबारा बेटा एयर यानी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, और यहां पर प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 400 से 450 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर ना भी याद करें, डजंट मैटर, कैटलिस्ट याद होना चाहिए। प्लैटिनम बेटा याद करो, प्लैटिनम और कहां पे आया था, ओस्टवार्ड प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड में। लेकिन पता है प्लैटिनम जो है ना बहुत महंगा मेटल हो गया, तो इसको सस्ता, मतलब इस प्रोसेस को हम चाहते हैं थोड़ा सस्ते में बने यार। H2SO4 का यूज बहुत ज्यादा है, अब इसको हाई क्वांटिटी में मुझे बनाना है और प्लैटिनम में लगाते रहेंगे तो बहुत महंगा हो गया, तो कैसे होगा फिर, तो इससे सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो इसका एक ऑप्शन ढूंढा गया कि प्लैटिनम की जगह बेटा वेनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बेटा IIT में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है कि व्हाट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4, दैट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड। डन। सो बेटा ये बन के आ गया SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ यू कैन सी हियर, सल्फर ट्राइऑक्साइड को बेटा हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, मिलाते हैं। आप कहोगे सर H2SO4 बनाना है और वही आप डाल भी रहे हो, अरे हमें बनाना है तो ज्यादा क्वांटिटी में बनाना ना भाई साहब, थोड़ा यूज कर लेंगे तो गलत क्या है। तो बन गया बेटा, क्या बना, H2SO7। ये देखो बेटा ये जो बना है ये ओलियम है, इसको किस नाम से पुकारते हैं, ओलियम। अब ये ओलियम तुम्हारा भगवान है, क्यों, क्योंकि ये H2SO4 जितना चाहोगे उतना देगा। कैसे सर, बेटा ये ओलियम बन गया H2SO7, ये हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है बेटा। अब इसमें तुम क्या करो ना, वाटर मिला दो। तुम 1 मोल वाटर मिलाए हो ना, कितना मिलाया बेटा, 1 मोल मिलाए हो, देखो तुमको 2 मोल H2SO4 मिल गया, देख रहे हो। 1 मोल मतलब 1 का 2 गुना ले लो आप, समझ रहे हो।
तो 1 मोल का 2 गुना, 2 लोगों तो 4 आएगा, 3 लोगों तो 6 आएगा, 4 लोगों तो 8 आएगा। तो H2SO4 ज्यादा क्वांटिटी में बनता चला जा रहा है। और ये जो बेटा H2SO4 बना लगभग 98% प्योर एंड कंसंट्रेट होता है। इतना हाईली प्योर और इतना हाईली कंसंट्रेट H2SO4 कहीं नहीं बनता है, इसलिए आज भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ही H2SO4 बनाया जाता है। ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बहुत अच्छे। नाउ द क्वेश्चन इज, सर H2SO4 तो आपने लैब में बना दिया, वो भी हाईली कंसंट्रेट बहुत प्योर फॉर्म में बना दिया बेटा, अब क्या? तो बेटा बचा क्या तुम्हारे पास? H2SO4 के कुछ रिएक्शंस। अब वो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने H2SO4 की रिएक्शंस आपको करा दी थी, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन एक रिएक्शन याद रखना, सुनो पागल आगे क्यों हो गए? सुनो पागल आगे क्यों हो गए? ठीक है, सुनो पागल आगे क्यों हो गए? ठीक है बेटा, ये जो है ना 5 मेटल, ये याद रखना, जब भी कभी तुम्हें H2SO4 में फंसाने की कोशिश करेगा ना तो इसी 5 मेटल के दम पे करेगा, क्योंकि बाकी तो H2SO4 का रिएक्शन कॉमन होता है जो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बता दिया। जब भी फंसाएगा इन्हीं 5 में फंसाएगा तुमको, तो फंसना नहीं बेटा। देखो तुम्हारा मैंने ट्रिक निकाल दिया है, ये दिख रहा है आपको? इसको उठाओ, H2SO4 में डालो और कुछ मत करो। ये जितने भी है बेटा क्या है? मेटल्स हैं, तो इन मेटल के सल्फेट बना दो। बन गए बेटा मेटल के सल्फेट, जिसकी जितनी वैलेंस उसके अकॉर्डिंग मेटल के सल्फेट बना दो और बेटा SO2 और वाटर को निकाल दो, काम खत्म, डन सर, हो गया, कहानी खत्म। मेटल सल्फेट सब में कॉमन, SO2 सब में कॉमन, वाटर सब में कॉमन, रिएक्शन ही खत्म हो गया। एग्जांपल सर, मर्करी रिएक्ट विद H2SO4, देन टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू माय शॉर्ट ट्रिक। मर्करिक सल्फेट इज देयर, बनना ही था, मर्करी की वैलेंसी 2 थी बेटा, SO2 बनना ही था बेटा, वाटर बनना ही था, कहानी खत्म हो गया। तो ये 5 मेटल में फंसाएगा, तुम नहीं फंसोगे क्योंकि तुम्हारे पर ट्रिक है। चलो आगे बढ़े, चलो भाई आगे देखो। और सर क्या आएगा H2SO4 से? बेटा H2SO4 के बारे में ये कहा जाता है कि जबरदस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा ये क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा, डी मतलब रिमूव कर देता है और हाइड्रा मतलब बेटा वाटर। ये ऐसा इंसान है, ऐसा केमिकल है कि इसको जहां डालोगे अगर पानी मिलेगा तो सोख लेगा। तो इसी के इस टैलेंट का फायदा हम उठाते हैं, ऑर्गेनिक में भी उठाते हैं। कैसे? बेटा मैंने चीनी लिया, देखना ध्यान से, तो C12H22O11, मैंने क्या लिया बेटा? मैंने चीनी लिया। अब चीनी को बेटा मैंने क्या किया? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में डाल दिया। किस में डाल दिया बेटा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में डाल दिया। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा। पानी इसको मिल रहा है क्या? हाँ सर, ये देखिए ना 11H2 मिल रहा है, निकाल दो बेटा 11H2, क्या बचा? 12C, पूरा कार्बन मिला। और कार्बन कैसा होता है बेटा? ब्लैक। तो ये पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। क्यों ब्लैक हो गया? क्योंकि पूरा पानी सोख लिया गया है। आप ये घर पे कर सकते हो, चीनी लो, कढ़ाई में डालो और उसमें H2SO4 को 2-3 ड्रॉप डाल दो, देखना पूरी कढ़ाई काली पड़ जाएगी कोई थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि सारा पानी सूख गया है। डन। तो ये बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट था। अगर मान लो ये ले लो बेटा HCOOH, फॉर्मिक एसिड, डाल दो कॉन्सेंट्रेट H2SO4, बेटा पानी सोख लेगा। पानी मिल रहा है क्या? OH और H, यस सर। वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए हो गया। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंडों के डिहाइड्रेशन में बेटा H2SO4 का यूज बिल्कुल दम से किया जाता, अच्छे से किया जाता है। हो गया? ओके, लो बेटा H2SO4 की कहानी भी खत्म और 16th ग्रुप की कहानी भी खत्म। और रिमेंबर दैट 16th ग्रुप में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू बेटा 17th ग्रुप, दैट इज नोन एज हैलोजन फैमिली, है ना बेटा। नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस कहते थे क्योंकि वो काफी ज्यादा कोरोसिव कंपाउंड बनाते थे। और बेटा इनको 16th ग्रुप जो हमने पढ़ा ना, उससे टिपो, ये लोग जो होते हैं कैल्कोजेंस कहलाते हैं। कैल्कोजेंस क्या है? इनसे ज्यादातर वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बेटा जो बेसिकली मैक्सिमम यूजेस में आते हैं और प्लस ये चौक जैसे पाउडर फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्कोजन का पूरा डिटेलिंग हम नॉर्मल क्लासेस में करते हैं। और ये बेटा कौन सा है? हैलोजेंस। हेलो मतलब बेटा सी वाटर, जेंस मतलब वहां के रहने वाले लोग, यानी वहां पाई जाने वाली चीजें। तो यानी हैलोजेंस का नाम से ही पता चल रहा है कि सारे के सारे इनका सोर्स क्या बेटा? वाटर है। कौन सा वाटर? सी वाटर। नाउ लेट्स सी, हैलोजन कौन होता है बेटा? फिर कल बाहर आई आरती। आरती बोल लो, आंटी बोल लो, ठीक है ना। तो बेटा फिर कल बाहर आई आंटी। अब एक बात बताओ, हम जैसे यंग लोग हैं तो हम लोगों को आंटी से तो कोई मतलब है नहीं, तो बेटा आंटी को बाहर करो। सही है, फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर कर दिया। क्योंकि आंटी से हम लोग को क्या लेना देना है यार, हम लोग तो अपने एज वाले को ढूंढते हैं ना, ढूंढना नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान देना। सो बेटा आंटी को हटा दिया, आंटी को हटा दिया। क्यों हटा दिया? रेडियो एक्टिव होंगी तभी तो हटा दिया। चलो, तो बचा कौन? फिर कल बाहर आई। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, फिर कल बाहर आई में बेटा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है। इन्हीं को हैलोजन हम ज्यादातर देखते हैं। सर इनका क्या कॉन्सेप्ट है? सर भैया 17 ग्रुप है,
तो NH2NP5 इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा सर, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 16 था, 16 उससे टिपो 16 ग्रुप था ना बेटा, उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा NH2NP4, 15 का NH2NP3 लास्ट में 5, 15 के लास्ट में 5, 16 के लास्ट में 6, 17 के लास्ट में 7, ऐसे ही चलता रहता है ट्रेंड, तो ये बताने की जरूरत वैसे भी नहीं थी। नाउ द क्वेश्चन इज सर इसमें क्या डिस्कशन है, जबरदस्त डिस्कशन है। फ्लोरीन तो एक ऐसा बेटा एलिमेंट है जो देखो पता है, फ्लोरीन लोगों को पहले से पता, साइंटिस्टों को पता था कि फ्लोरीन नाम का कोई हैलोजन एलिमेंट है, लेकिन उसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे, लैब में बना नहीं पा रहे थे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। रीजन, ये इतना हाइपर रिएक्टिव है। क्यों? एक तो इसका छोटा साइज, ऊपर से इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम, जल्दी घुलने वाला, किसी के साथ भी घुल जाने वाला, ठीक है। तो इतनी हाइपर रिएक्टिविटी की वजह से बेटा ये कांच से आराम से रिएक्शन करता है। अब कांच के ही तो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो कहां बना लोगे इसको? तो ये बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखो ये सारे हैलोजेंस हैं, बेसिकली सारे के सारे इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखते हैं, क्योंकि पूरी हैलोजेंस में हम कहां पढ़ते हैं, हैलोजेंस हैलोजेंस में, तो इन्हीं के बारे में तो पूरी जानकारी लेते हैं ना, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक में ये एलिमेंट है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है थोड़ा सा येलोइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है बेटा। जो ब्रोमीन होता है ये वोलाटाइल रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है बेटा, रेडिश ब्राउन लिक्विड फॉर्म में रहता है बेटा, वोलाटाइल होता है, थोड़ा विस्कस नेचर का होता है, ठीक है। और आयोडीन बेटा सबको पता वायलेट कलर का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में। ये तो इनके बेटा बेसिक नेचर बता दिया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन ये, क्या यहां पे पीरियोडिक ट्रेंड फॉलो होता है? यस सर, सारे के सारे पीरियोडिक ट्रेंड बेटा ये भी फॉलो करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड सेम। ये बार बार लिखवाने का रीजन क्या है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो यहां पीरियोडिक ट्रेंड सारे फॉलो होते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, है ना। ये सब चीज को पहले से पता है। तो नॉर्मल ये पीरियोडिक ट्रेंड सारे फॉलो करते हैं, ठीक है। जहां प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा आपको। ओके सर, डन सर। अब आगे सर क्या, तो देखो ये कहानी हमारी हो गई खत्म 17 ग्रुप की। अब क्वेश्चन है सर कि फॉलो कैसे करते हैं नॉर्मल ट्रेंड्स को, हम वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, देखो बेटा इसके जो क्वेश्चंस मेन क्या है, नॉर्मल ट्रेंड तो ये फॉलो करता ही करता है। अब यार तुमसे कोई बोल दे ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन है, टॉप से बताओ एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा, आयनिक साइज बढ़ेगा, वो सब हमें पता है सर, कुछ नया बताओ। तो देखो भैया ये सब ट्रेंड तो नॉर्मल है, इसमें कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताता हूं बेटा। फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया और आयोडीन ले लिया, इसको लोग एक्सेप्शन कहते हैं। क्या है एक्सेप्शन? देखो बोलते भैया इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बता दो तो जरा, और ऐसे पूछते हैं जैसे लग रहा है कि बहुत नई चीज पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। इसकी हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बेटा? घटता है। तो घटेगा तो बेटा ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये आंसर गलत होकर के बोलते हैं कि नहीं भैया ऐसा हो जाएगा। अरे सर क्लोरीन ज्यादा क्यों हो गया? ट्रेंड हमारा गलत हो रहा है, तो ये तो एक्सेप्शन है। अरे मैंने पहले बोला एक्सेप्शन नाम की बेटा केमिस्ट्री में कोई चीजें नहीं होती, तो फिर ये क्या है सर? अरे भाई साहब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी कम होने के पीछे रीजन ये है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, और बहुत छोटा साइज और हाइपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो खट से रिपल मार देगा, ये लेगा ही नहीं जल्दी। तो बेटा इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी कम हो जाती है क्लोरीन से। अब क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो आराम से खींच लेगा। भाई बड़ा घर है तो किसी को भी आने देगा, ये बेचारा इतना छोटे से घर में तुम बोलोगे कि हमको भी रख लो, कहां से रख लेगा? पीछे। डन, ओके सर, ठीक है। तो यही एक चीजें थी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती, तो वो भी बेटा मैंने शेयर कर दिया। बाकी तो सारे ट्रेंड ये नॉर्मली फॉलो करता ही है। दूसरा बेटा अगर फ्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, आयोडीन ले लें और इन सबको उठा लें बेटा और इनको रिएक्ट करा दें हाइड्रोजन से बेटा, तो ये क्या बना देंगे? HX बना देंगे। X स्टैंड फॉर हैलोजन। तो ये क्या हो गए बेटा? इसके हाइड्राइड हो गए सारे के सारे। इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड। इस पर क्वेश्चन जबरदस्त आता है। जैसे कैसे कैसे सर? बताओ बेटा इनका एसिडिक ट्रेंड बताओ। पता है सर? क्यों, कैसे पता है बताओ? तो सर देखिए ये HF है, ये HCl है सर, ये HBr है बेटा, ये HI है। आप ही बताओ ना जल्दी बॉन्ड कौन तोड़ेगा? सर आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बढ़ा क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है सर, तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी H आने देगा तो अच्छा एसिड होगा। तो ये सर आ गया ऑर्डर। क्वेश्चन वैसे ही कर रहे हैं, कुछ चेंज आपको नहीं करना, कोई ज्यादा परेशान होने वाली यहां बात नहीं है, ठीक है ना। सो बेटा ये भी डन हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा बताओ तो
अगर मैं HF ले लूँ, HCl ले लूँ, HBr ले लूँ बेटा और HI ले लूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है जी इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो भैया इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखिएगा। कैसे सर? देखो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा, HF तो हाईली स्टेबल होगा क्योंकि भैया फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड जबरदस्त बांध के रखेगा। HF HI यानी फिर I बाहर, फिर I बाहर, फिर I बाहर कल, फिर I बाहर कल, डन, याद हो गया। क्वेश्चन, सर HCl इतना पीछे काहे चला गया? ये क्या बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है क्या, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अच्छी खासी है? यस, द रीजन इज वेट फॉर द नॉर्मल क्लासेस बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ क्रैश कोर्स, सो प्लीज रेडी टू बीट द क्वेश्चंस ओनली, ओके। सो फिर I बाहर कल, ये बेटा इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अच्छा सर, मान लो मेरे से कोई पूछ दे सर ये HF है, ये HBr है, या HCl है, ये HBr है और ये HI है, ठीक है बेटा। अब ये मान लो कोई पूछ दे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो पता है ना, तो तुमसे कोई बोलते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता दो, मतलब इसके बॉन्ड पहले कहाँ टूटेंगे, किसके टूटेंगे, तो तुम इसके दम पर बता सकते हो। स्टेबिलिटी बेटा अगर ऐसा होगा तो बॉन्ड टूटने के चांसेस ज़्यादा किसके होंगे, उसके होंगे, तो ऑर्डर पलट जाएगा। सर ये भी कहानी खत्म हो गया। मजा आ रहा है? सारे क्वेश्चंस बेटा कवर हो रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अगर मान लो ये ऐसे दे दे ClCl, FF, Br, II, सर इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा बॉन्ड तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, कुल मिला के आपको ये बताना है। अब इसका जो ऑर्डर है बेटा वो क्या है, कल, बाहर, आई, फिर, ठीक है बेटा, कल फिर बाहर आई फिर, ठीक है बेटा, ये ऑर्डर हो जाता है। सर क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतना हाई क्यों है सर, और फ्लोरीन का इतना कम क्यों है सर, ठीक है। तो देखो बेटा इसका रीजन बता दे रहा हूं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। आई होप कि इट इज क्लियर नाउ। नाउ द क्वेश्चन इज, ये ऐसा क्यों होता है सर, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि इसके बॉन्ड ज्यादा मजबूत होते हैं क्या? हाँ होते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन में तो सबसे कम होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन के एटम बहुत छोटे हैं, तो उनके दो एटम को पास लाओगे, इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा, तो ट्रिपल मारते रहेंगे, तो रिपल्सन की वजह से टूट के बिखर जाएंगे, तो उनमें तो बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे कम होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन इसका ज्यादा क्यों, रीजन इज देयर, बट इट इज नॉट फॉर द क्रैश कोर्स, ओके। नाउ दैट्स द थिंग, हमने सर लगभग सारे कॉन्सेप्ट इसके कवर कर लिए। क्वेश्चन सर इनको लैब में कैसे बनाए, फ्लोरीन छोड़ के सब लैब में बनेगा। फ्लोरीन की लैब प्रिपरेशन बेटा बहुत रेयर है, लेकिन वो भी बताया जा सकता है, डी और एफ ब्लॉक में आपको जरूर बताऊंगा। नाउ अगर बेटा इनको लैब में प्रिपेयर करना है तुम्हें, कुछ मत करो, देखो ध्यान से, मेटल हैलाइड ले लो, बस फ्लोरीन के लिए ये नहीं है, ध्यान रखना। मेटल हैलाइड ले लो, MnO2 ले लो बेटा, H2SO4 ले लो बेटा, बन जाएगा MHSO4, बन जाएगा MnSO4, बन जाएगा H2O, बन जाएगा हेलोजन। ये लो बेटा, यहाँ पर जो हेलोजन लेना है, क्लोरीन लेना है, ब्रोमीन लेना है और आयोडीन लेना है। मेटल तुम्हारे अपने मनपसंद मेटल ले लो, सोडियम पोटेशियम जो लेना है। तो यहाँ पर बेटा वो जो हेलोजन लोगे ना, वो यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा। यहाँ पर M मेटल है बेटा, आप सोडियम लियोगे तो सोडियम HSO4 आएगा, पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट आएगा, जो लोगे वो आएगा। तो ये बेटा तुम्हारा तीनों का लैब प्रिपरेशन एक ही बार में काम खत्म। और आजकल हेलोजन बेटा इसी पर्टिकुलर प्रोसेस से बनाए जाते हैं, तो एक ही बार में तीनों के लैब प्रिपरेशन भी खत्म कर डाले। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द क्वेश्चन इज, सर अब क्या सर, तो बेटा 17 ग्रुप में ना अब तुम्हारे पास है रिएक्शंस। किसके रिएक्शंस बेटा, अब देखो अगर फ्लोरीन बनाना है तो फ्लोरीन बनाने के लिए बेटा ये इस ओर को यूज किया जाता है, KHF2 को, ठीक है बेटा। KHF2 को हीट किया तो बनता है बेटा ये KF प्लस HF, ठीक है। और फिर बेटा ये जो HF होता है इसको इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस हमें दिखाई देता है। ये है बेटा इसके फ्लोरीन गैस को लैब में बनाने का तरीका, लेकिन ये कोई पूछता नहीं इसलिए कोई बताता भी नहीं है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। डन। नाउ लेट्स सी। तो सर सारे तो हमने बना ही लिए सर लैब में, बचा क्या, बहुत सिंपल, रिएक्शंस, है ना। अब देखो ध्यान से रिएक्शन कौन कौन से आ सकते हैं बेटा, हालांकि हेलोजन की मैक्सिमम रिएक्शन तो हम लोग कर ही चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन बेटा हेलोजन के साथ करेंगे तो क्या होगा,
सर 2 केस में होगा। एक बार बेटा तुमको लेना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट एंड कंसंट्रेट, यानी ज्यादा क्वांटिटी में, गर्म मात्रा में, और एक बार बेटा तुम अगर NaOH ले ले तो कूल एंड डाइल्यूट, ठंडा और बहुत कम क्वांटिटी में। ठीक है बेटा, और आप इसकी रिएक्शन करा तो हेलोजन से, इसकी भी रिएक्शन करा तो हेलोजन से। ट्रेंड देखना बहुत सिंपल है। ये हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है बेटा, फ्लोरीन की रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, फ्लोरीन का प्रॉपर्टी डिफरेंट है बेटा। एनोमेलिस इसलिए तो कहते हैं इसको कि ये अपनी फैमिली से बहुत अलग तरह का आदमी है, बहुत छोटे साइज का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी थोड़ी कम होती क्लोरीन से, और रिएक्टिव जबरदस्त होता है। तो भैया हॉट एंड कंसंट्रेट लेंगे तो क्या होगा सर? ये देखो ना यार, NaOH अगर तुम्हारा हॉट एंड कंसंट्रेट है मतलब कि डोमिनेट करेगा प्रोडक्ट में, तो देखो बेटा Na प्लस और हेलोजन माइनस होता है तो बेटा NaX तो बनेगा ही बनेगा। और बेटा जहां हाइड्रोक्साइड होता है ना रिएक्शन, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में जहां भी हाइड्रोक्साइड होगा वहां वाटर बनना तय है। अब चूंकि डोमिनेटिंग कंडीशन पर है इसीलिए बेटा ये एक प्रोडक्ट और बनाता है NaXO3। ये देखिए बेटा, ऑक्सीजन देखो बहुत ज्यादा है, कहां से आया? अरे भैया जो ऑक्सीजन जो दे रहा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो हाईली कॉन्सेंट्रेट है, तो इसलिए ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिल रहा है। बहुत सिंपल तरीका हो गया बेटा मेमोराइज करने का, और ये तो कॉमन प्रोडक्ट है। सर कूल डाइल्यूट से कराएंगे तो सर देखो बेटा Na क्या है सर? प्लस हेलोजन माइनस, तो बेटा Na प्लस माइनस क्या बना? NaX। हाइड्रोक्साइड है सर तो वाटर तो कंफर्म बनेगा सर। इस बार कूल डाइल्यूट डोमिनेट कम करेगा सर, तो बेटा ये इस बार ऐसे ही बना के छोड़ देगा NaOX। यू कैन सी नाउ यहां पर बेटा ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम है, यहां ऑक्सीजन क्वांटिटी बेटा बहुत ज्यादा है। पहचान लिया, ऑक्सीजन ज्यादा मतलब बेटा हॉट हो कंसंट्रेट होगा, ऑक्सीजन कम बेटा तो कूल एंड डाइल्यूट होगा, बाकी प्रोडक्ट तो कॉमन है सर। ये जो बना है बेटा इसको कहते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड, और बेटा ये जो बना है NaXO3 बेटा इसको कहते हैं सोडियम क्लोरेट या हेलोएट। हेलोएट इसलिए बोल रहा हूं बेटा, कौन सा हेलोजन लिया हमें क्या पता। अब तुम बेटा अगर क्लोरीन लोगे तो सोडियम क्लोरेट आएगा, ब्रोमीन लोगे तो सोडियम ब्रोमेट आएगा, आयोडीन लोगे तो सोडियम आयोडेट आएगा, क्लोरीन लोगे तो बेटा सोडियम हाइपोक्लोराइड आएगा, ब्रोमीन लोगे सोडियम हाइपोब्रोमाइड आएगा, आयोडीन लोगे सोडियम हाइपोआयोडाइड आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है पहचानना, अगर कंसंट्रेट तो डोमिनेट करेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, कूल होगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा। इससे दिमाग में हमेशा बसा रहेगा और ये रिएक्शन कभी गलत नहीं होगा। डन। ये रिएक्शन बड़ा फेमस है हेलोजन का जो मैंने डील कर दिया। अब इसके बाद हेलोजन के और कौन से रिएक्शंस हैं? तो क्लोरीन विद वाटर के साथ किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन, ब्रोमीन विद वाटर के साथ किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन है। यू नो दैट कि दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो कैसे करेंगे सब पता है तुम्हें। इसके बाद अमोनिया की रिएक्शन हेलोजन से, वो मैंने 15th ग्रुप में बेटा करा दिया था आपको। ठीक, तो इसमें अब आपको रिएक्शंस करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन कि सर इसमें एक चीज होती है इंटर हेलोजन कंपाउंड। सर ये क्या होता है सर? तो इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में एक तुमको बात बता दे रहा हूं बेटा। इंटर मतलब होता है सेल्फ, और हेलोजन मतलब हेलोजन होता है, यानी जब हेलोजन खुद के साथ प्रोडक्ट बनाने लगे ऐसे कंपाउंड होते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। और याद रखिएगा जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं ना बेटा, वो या तो AB होंगे, या तो बेटा AB3 टाइप के होंगे, या तो बेटा AB5 टाइप के होंगे, या तो AB7 टाइप के होंगे। ठीक है, आजकल ऐसे भी मिलने लग गए हैं, वो भी चलो तुमको बता देता हूं। 1:1 या तो 1:3 या तो 1:5 या तो 1:7, मतलब हमेशा ऑड नंबर के रेशियो में रहेंगे। ये इसके याद करने का तरीका है, मतलब इवन नंबर में कभी भी बेटा इंटर हेलोजन कंपाउंड नहीं बन सकता। ध्यान रखिएगा, इंटर हेलोजन कंपाउंड बना रहे हो तो मान लो A जो है ये कोई दूसरा हेलोजन और ये जो है कोई दूसरा हेलोजन है, X और X डैश। रिमेंबर दैट इंटर हेलोजन कंपाउंड में बेटा हेलोजन्स, जो भी हेलोजन रिएक्शन कर रहे हैं, मस्ट हैव ग्रेटर, हेलोजन्स मस्ट हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। रिमेंबर दैट बेटा, अच्छा इंटर हेलोजन कंपाउंड अगर तुम्हें बनाना है तो यही कोशिश करनी है कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम रहे, ज्यादा रहे तो उतना बेटर, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मतलब एक थोड़ा हाईली पॉजिटिव और एक थोड़ा सा हाईली नेगेटिव, या ये कह लो एक थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसे में इनके बीच में बॉन्डिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हो तो जैसे ICl है बेटा, IF3 है बेटा, ClF3 है बेटा, है ना, IF5 है बेटा, BRF5 है बेटा, IF7 है ना। दीज आर द वेरी एग्जाम्पल, और सारे एग्जाम्पल देखो इन्हीं से मैच कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। BRF5 जबरदस्त कंपाउंड है, केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे मैं बताऊंगा। BRF5 में पूछा जाता बताओ 90 डिग्री के कितने एंगल, तो बेटा इसमें 0 एंगल। 90 डिग्री का कोई भी एंगल इसमें नहीं होता, क्योंकि इसका शेप जो होता है थोड़ा सा टिल्ट कर जाता है। क्यों? केमिकल बॉन्डिंग आने दीजिए, उसमें देखेंगे हम लोग इसको। डन है यहाँ तक बेटा? किसी को डाउट? श्योर, आगे मूव करें, चलो। तो ये थे बेटा हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड, और बनाने का रूल भी बता दिया कि जितना इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बेटा जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा
इंटेरोजेनिक कंपाउंड होगा। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, चारों इंटेरोजेनिक कंपाउंड होंगे और बोलेगा बताइए इनमें सबसे हाईली स्टेबल कौन सा है। तो स्टेबल वही होगा बेटा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जबरदस्त होगा। डन। तो ये था बेटा हमारा इंटेरोजेनिक कंपाउंड को समझाने का तरीका। इसके अलावा बेटा एक चीज होती है जिसको कहा जाता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडीन। ये क्या होता है? तो बेटा आपको लग रहा होगा कि सर ये तो प्रॉपर्टीज बता रहे हो आप। ना भैया, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन एक अलग चीज होती है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडीन का मतलब होता है बेटा कि आयोडीन में ना पॉजिटिव चार्ज बनाने की ताकत होती है। यानी भाई नेगेटिव तो बनाएगा क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तुम नेगेटिव तो बनावे करेगा, लेकिन पॉजिटिव भी बनाता है। दूसरा, इनमें थोड़ा सा बेटा ब्राइट, ये ब्राइटनेस होता है, चमकता है। तो ब्राइटनेस तो बेटा मेटल की पहचान है, चमकदार होना। और दूसरा बेटा ये जो है मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम रखता है, और वो बात रखेगा भी क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे हेलोजन अपनी पूरी फैमिली में सबसे बॉटम पर है, और टॉप टू बॉटम जाने में मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, तो थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर तो आएगा ही आएगा। सो बेटा ये 3 प्रॉपर्टी आयोडीन की जो है बिल्कुल ही अलग है अपनी फैमिली के बाकी मेंबर से। इसी को कहा जाता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन। एग्जाम्पल के तौर पर सर ये प्लस कैसे बना देता है, तो यू कैन सी ना यार, ICl में अगर बेटा इसको तोड़ दोगे तो ये I प्लस और Cl माइनस में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो अगर बेटा हमने ये ले लिया CH3CO का होल थ्राइस I, टूटेगा ना बेटा ये भी, तो ये बना देता है CH3COO माइनस और बेटा I प्लस। यू कैन सी नाउ, अगर बेटा हमने ले लिया ICN, इसको तोड़ा बेटा I प्लस Cl माइनस, यू कैन सी नाउ, तो आयोडीन पॉजिटिव आयन बना रहा है। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडीन, रिमेंबर दैट। ठीक है, सो हेलोजन होने के बाद भी बेटा ये पॉजिटिव चार्ज जैसा शो करता है, यही इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडीन कहलाती है। तो बेटा 17 ग्रुप में ना आप एक्सपेक्ट मत करना कि इसके बाहर कुछ जाएगा, क्योंकि हेलोजन के मैक्सिमम रिएक्शंस तो हम लोग ने पहले ही कर रखा था, जो कराना था मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया। आई होप इट आपको मजा तो आया होगा। इसके बाहर आपको हेलोजन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रिमेंबर दैट। ठीक है, ओके सर। नाउ 18th ग्रुप बेटा सबसे इजी ग्रुप है, ये तो खुद भी पढ़ सकते हो यार। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, याद रखना। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। हीना माने हीलियम, नीना यानी नियॉन, और यानी आर्गन, करीना यानी क्रिप्टॉन, का जीरोक्स यानी जिनॉन, और रंगीन मतलब रेडॉन। ठीक है बेटा, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका बेटा 10 होता है, इसका बेटा 18 होता है, ये सब तुम लोग को पता ही होगा। इसका 36 होता है, 36, इसका बेटा 54 होता है और इसका 86 होता है। डन। रेडॉन बेटा इसमें से रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे। 18 ग्रुप है तो इसका कॉन्फिगरेशन बेटा NH2NP6 होता है। तो चूंकि बेटा NH2NP6 होने का मतलब इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और बेटा अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये रिएक्शन तो ना करेंगे दुनिया के हर एलिमेंट, तो इसी में परेशानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो हो नहीं रहा है। इसीलिए बेटा कहते हैं इनको इनर्ट गैसेस, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। डन हो गया। अब ध्यान से सुनो, हीलियम की डिस्कवरी बेटा किसने की थी, तो सबसे पहली बार एनवायरमेंट यानी सनलाइट से ही। अब सबको पता है बेटा कि न्यूक्लियस फ्यूजन होता है सन के अंदर, इसी वजह से बेटा सनलाइट जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो हीलियम तो बहुत पहले डिस्कवर था, और हीलियम को इस तरह से पहली बार डिस्कवर किसने किया था बेटा, फ्रैंकलैंड ने, फ्रैंकलैंड। ठीक है बेटा, इसके अलावा एक एलिमेंट और भी माना जाता है, एक बंदा और भी है जिसका नाम था विलियम रैमजे। रैमजे इज द वेरी गुड पर्सन, मतलब मैं उससे मिला नहीं हूं, अभी पता चल जाएगा क्यों। देखो बेटा नियॉन, नियॉन की डिस्कवरी बेटा विलियम रैमजे। आर्गन की डिस्कवरी बेटा की थी रैले ने। किसने की थी, रैले ने। ठीक है बेटा, क्रिप्टन की डिस्कवरी विलियम रैमजे। बेटा जीनॉन की डिस्कवरी विलियम रैमजे। बेटा इसकी डिस्कवरी डॉर्न, समझ रहे हो। डॉर्न एक ऐसा बंदा था जो रेडॉन लेके आया था, और रेडॉन की इतनी खास बात है कि आपको पता होगा कि कीमोथेरेपी में रेडॉन ही यूज होता है। और ये भी आपको पता है कि कहीं भी अर्थक्वेक आने वाला होता है तो उसके 24 घंटे या 48 घंटे पहले उस एनवायरमेंट में बेटा रेडॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसी से साइंटिस्ट अंदाजा लगा पाते हैं कि अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि हम नहीं बताते हैं और लोग मर जाते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी बढ़ता है तो वहां अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ते हैं, रिमेंबर दैट। ओके ठीक है, तो रेडॉन की कहानी तो वहीं सीखा था, रेडियो एक्टिव होता है। बेटा डिस्कवरर भी नाम बता दिया, हालांकि कोई पूछेगा ही नहीं। ठीक है, केवीपीवाई में पूछता है, ओलंपियाड में पूछता है। ठीक है, चलो भाई हो गया सर। अब इसमें सर ये बताओ, ये इनर्ट है ना सबके सब? हाँ बिल्कुल है। तो सर पढ़े क्यों फिर जब रिएक्शन ही नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, एक प्रॉब्लम हो गई थी बेटा जिनॉन के साथ। जिनॉन रिएक्शन करने लगा, कैसे? तो रिएक्शन नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, हुआ ये था ना कि एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था एन बर्टोलेट। एन बर्टोलेट, ठीक है। तो एन बर्टोलेट जो थे 1962 में उनको एक चीज पता चला
कि जो बेटा ऑक्सीजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल नंबर 1, बेटा वो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ज़ीनॉन के आयनाइजेशन पोटेंशियल के लगभग बराबर होता है। अब यार ये बताओ, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा इसका ऑक्सीजन के बराबर होता तो ये बात मानी जा सकती है ना कि जितनी एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन निकालने में ऑक्सीजन को देंगे उतना ही एनर्जी बेटा ज़ीनॉन भी लेकर के इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो मतलब ये रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट लेस हो जाएगा। इससे पता चलता है कि ज़ीनॉन इज रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, जब ज़ीनॉन रिएक्टिव होगा तो इसकी रिएक्शन करके देखेगा, तो बेटा ज़ीनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से करेगी। क्यों? अरे यार एक तो ज़ीनॉन इनर्ट है तो रिस्क थोड़ी लेंगे किसी से करा के, इसको भी किसी हाईली एक्टिव मेटल से करा के देखते हैं, तो नॉन मेटल से करा के देखते हैं। तो मैंने कराया, तो बेटा कराने पर क्या हुआ, क्या क्या मिला? ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड मिला बेटा, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड मिला बेटा, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड मिला बेटा। डन। देखो रेशियो भी पूछ लेता है कभी कभी कि कितना रेशियो, तो बेटा पहले वाले का रेशियो लेते हैं हम लोग 1/3, दूसरे वाले में लेते हैं 1/5 के आसपास, और तीसरे वाले में लेते हैं 1:20 के आसपास। रिमेंबर दैट। मतलब कहने का क्या सर, मतलब कहने का ये कि ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड जो बना होगा तो 1:3 लेके बना होगा बेटा, ये 1:5 लेके बना होगा बेटा, 1:20 लेके बना होगा बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज द 3 कंपाउंड जो फॉर्म हुआ। ज़ीनॉन और भी कंपाउंड बनाता है लेकिन हम उतने सारे कंपाउंड को डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत छोटा है ज़ीनॉन को लेकर के। तो ये बात पता चल गई बेटा कि ये इनर्ट गैस होते हैं, इनके डिस्कवरर कौन होते हैं, सब कुछ पता। और ज़ीनॉन रिएक्टिव क्यों होता है? ड्यू टू द एन-बॉटलेट। ऐसा नहीं कि एन-बॉटलेट रिएक्शन करा रहे थे, नहीं, उनको पता चला कि ऑक्सीजन का आईपी और ज़ीनॉन का आईपी लगभग एक जैसा होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज़ीनॉन इज रिएक्टिव एज मच एज लाइक ऑक्सीजन्स। तो इससे बेटा कंपाउंड बन गए, तो इस बात का प्रूफ हो गया कि हाँ ये रिएक्शन करते हैं। डन बेटा। अब ध्यान से सुनो, आपको पता चल गया कि भैया 18 ग्रुप में कहाँ अगर क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा, तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, इनके अलावा कहीं से नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बेटा, ठीक है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बेटा और ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा, इनकी रिएक्शन बेटा वाटर के साथ बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो कैसे होता है सर, याद नहीं करना, टेंशन मत लो बेटा, मैं हूं ना। टाइम कम है एक्चुअली में, नहीं तो इसको बहुत मस्त तरीके से मैं बताता हूँ, डायग्राम बना के मस्त। खैर अभी काम चला लेते हैं। तो बेटा ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड है, वाटर के साथ करा है बेटा, तो ये ज़ीनॉन प्लस HF प्लस बेटा O2 में टूट जाता है। बेटा ये ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड है, क्योंकि फ्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये और हाइपर रिएक्टिव करता है बेटा, HFO2 और ज़ीनॉन में टूट जाता है। ये देखो, मतलब याद रखने का तरीका, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड जो रिएक्शन करके 3 प्रोडक्ट बनाता है बेटा, वही 3 प्रोडक्ट ये बंदा भी बनाता है। यू कैन सी नाउ, 3 इसके भी सेम है, 3 इसके भी सेम है। डिफरेंस, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड भी बन गया। क्यों? हाईली रिएक्टिव नेचर ऑफ द ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन की क्वांटिटी ज्यादा है। हेक्साफ्लोराइड की सर वाटर के साथ कराएंगे तो बहुत सिंपल है बेटा, जैसे 1 मोल कराया तो 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और प्लस क्या निकल जाएगा 2HF। फिर बेटा इसको भी ले लो वाटर के साथ, हाँ, तो 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन को फिर रिप्लेस करेगा बेटा तो बन जाएगा ज़ीनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड और फिर बेटा 2HF निकल जाएगा। इसके बाद बेटा अगर इसको मान लो फिर वाटर से ले लें सर कितनी बार लें, अबे जितनी बार फ्लोरीन है उतनी बार ले लो, वो हाइड्रोजन हटाता रहेगा। 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन हट गया सर, अब की बार क्या आया सर, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड बेटा क्या आ गया 2HF आ गया। यू कैन सी नाउ। ठीक है, तो जब बेटा वाटर को ना जब आप धीरे धीरे जोड़ोगे, मतलब धीरे धीरे पानी डालते जाओ, तो एक बार में 1 मोल, दूसरे बार में दूसरे मोल, तीसरे बार में तीसरे मोल, तो जैसे जैसे पानी डालोगे वैसे वैसे नए नए प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे ये बना दिया बेटा, ये बना दिया बेटा, ये बना दिया बेटा। अब अगर मान लो ऐसे कोई बोल दे कि ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर से करो और वाटर एक्सेस में ले लो, मतलब एक ही बार में डाल दो, तो बेटा एक ही बार में डालोगे ना तो पूरा का पूरा ये हटा देगा फ्लोरीन को, तो डायरेक्ट ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड बेटा और 6HF निकल के बाहर। ठीक है, तो धीरे धीरे चलेंगे बेटा तो धीरे धीरे आएगा, तेज चलेंगे बेटा तो तेज आ जाएगा। और इन दोनों की रिएक्शन कैसे याद रखेंगे, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो 3 प्रोडक्ट बनेगा, टेट्रा में भी बेटा वही 3 बन के कॉमन हो जाएगा, खाली एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर तुम्हें कितने नए कंपाउंड दिखाई दिए सर, ये भी दिखाई दिया, ये भी दिखाई दिया, ये भी दिखाई दिया सर, और ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड दिखाई दिया सर, बहुत अच्छे सर। ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड दिखाई दिया सर, बहुत अच्छे सर। ज़ीनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड दिखाई दिया और ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड दिखाई दिया सर। अब याद रखना 18 ग्रुप में बेटा कि आपसे ना इन्हीं कंपाउंडों का शेप पूछा जाएगा, जैसे इसका शेप क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, इसका भी शेप क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा। सेम क्वेश्चन यहां भी पूछा जाएगा बेटा, सेम क्वेश्चन इसके लिए भी पूछा जाएगा बेटा कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन और शेप बता दो, इसका भी बेटा हाइब्रिडाइजेशन और शेप बता दो, इसका भी बेटा हाइब्रिडाइजेशन और शेप बता दो, है ना। तो ये सब बेटा पूछेगा। और हाइब्रिडाइजेशन और शेप बेटा कहां से निकालते हैं,
केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग हमारा आने वाला है, बस जस्ट वेट करिए अभी तो आप। तो मजा आ गया। ठीक, तो बेटा आपकी दुनिया जो है ना 18 ग्रुप की यहीं पर है और यहीं पर खत्म हो गई। 18 ग्रुप में बेटा इससे बाहर करके कुछ जाने की कोशिश मत करिएगा। कुछ एक्स्ट्रा है, बस जरूर है इसमें कुछ एक्स्ट्रा। मैं चाहूँगा तो मैं पढ़ा भी दूंगा किसी भी दिन, कभी भी मूड हुआ, थोड़ा टाइम मिलेगा मैं जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस आपको आईटी मेन सिलेक्शन से है। हम चाहते हैं कि केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन करके आइए, छोड़ के मत आइए, मेरा टारगेट वो है। तो इसलिए कम टाइम है। ठीक है, 12 दिन का मैं क्लास कर रहा हूं, तो 12 दिन में बेटा जितना मैं बता रहा हूं इसके बाहर मत जाना। आपको इन्हीं में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा। ये वीडियो आप संभाल के रखिएगा, ये बात मैं चैलेंज करता हूं आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। बेटा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फास्फोरस जो बच गया था 15 ग्रुप का, वो उसके कंपाउंड प्लस अलग से बेटा 16, 17, 18 इनको खत्म करना मैंने खत्म कर दिया। अब आप इसके बाहर कहीं भी मत जाइएगा, यही आपकी दुनिया है बेटा आईटी मेंस के लिए 15 से लेकर 18 ग्रुप तक के लिए। ठीक है, इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन 100% मिलना है, ये तय है। अब चूंकि अलग अलग फेज में होता है ना, अब मान लो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो 20 तारीख में 3 फेज या 2 फेज में एग्जाम होंगे, तो 2 अलग अलग पेपर होंगे, तो दोनों अलग अलग पेपर। मान लो किसी में 15 से 18 में 2 क्वेश्चन मिल गए, किसी को 1 क्वेश्चन मिला, लेकिन क्वेश्चन बेटा इन्हीं जोन से मिलेगा, ये गारंटेड है। ठीक है, और आज मैंने आपको रिएक्शन करने का तरीका भी दिया बेटा, तो ट्रिक याद रखना, रिएक्शन काम खत्म है। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, और इसी तरह से बेटा हमारा साथ देते रहिए, क्रैश कोर्स के मजे लेते रहिए। और आई होप सो कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे होंगे केमिस्ट्री को लेके, कि मेंस में अगर आप जाते हो तो केमिस्ट्री वाला सेक्शन सर हम आराम से कर सकेंगे, जितना हो सकेगा बेटर से बेटर। ठीक है, सो नाउ मिलते हैं बेटा अगले क्रैश कोर्स के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से पढ़ते रहिए, दूसरों को पढ़ाते रहिए और शेयर करते रहिए हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और या फिर उसके मेंबर बनते चले जाइए। थैंक यू सो मच।